सो जय हिंद एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस टाइम मिल रहे हैं अपन भगवान की कृपा से फाइनली। सो आवाज आ रही है सभी को? सबसे पहले बताओ जल्दी से, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? 'क्लियर'? सचिन को पहले ही डर लग गया है बेचारे को। इसको डर का आभास पहले ही हो गया है ना? कितनी बड़ी क्लास होगी क्या लगता है आज? हाँ जी, कितनी बड़ी होगी? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितने घंटे? 1 आवर 30 मिनट? तुम लोगों को लगता है मैं 1 आवर 30 मिनट में खत्म कर दूंगा? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? बिना कोई टाइम वेस्ट के, वरना दिक्कत हो जाएगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो 68 स्लाइड्स, बताऊं क्यों है? क्योंकि पिछली क्लास के भी तो पीवाईक्यू है, वो भी तो करने हैं अपने को। ठीक है ना? वो भी तो अपने को करने, और कर लेते हैं ना भाई। कल संडे है, क्या टेंशन है तुम लोगों को? कोई दिक्कत है क्या? किसी की शादी वादी है क्या? नहीं है ना शादी वादी? पिछली क्लास का पढ़ के आए हो ना? चलो ठीक है, अभी कोई भागेगा नहीं क्लास से, मेरे साथ जाएंगे सभी लोग। खाना वाना खा लिया ना सभी ने कि नहीं खाया? नहीं खाया तो भी कोई बात नहीं है। देखो सृष्टि आ गई है, सृष्टि आ गई है, सृष्टि। चलो सबसे पहले अपन बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा इसके आपके हिंट दे के छोड़ दिया था ये टॉपिक। मैंने बोला नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इन डिटेल पढ़ेंगे इसकी। यस सृष्टि बताओ। बट मेरे को ये नहीं पता है सृष्टि का निर्माण किसने किया। बोलो, इंग्लिश में मत पूछ लेना कुछ खतरनाक। जल्दी बोलो जल्दी। ठीक है बोलो, मैं क्लास पढ़ाता हूँ तभी तक। ठीक है देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लो क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको 10th का टॉपिक है। वैसे ये 10th में भी आपको समझ में नहीं आता है। हाँ, पेपर तक बस पढ़ाई। ठीक है ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो क्या होता है। क्वांटिटी और स्केल टू मेजर हाउ मच डेंसर और रेयरर ए मीडियम इज विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, ऐसे मान लो एक आपके तरीका है मेजर करने का कि कोई चीज दूसरे के रेस्पेक्ट में कितनी रेयरर है, कितनी डेंसर है। मतलब पता लगा सकते हैं ना कि दूसरे के रेस्पेक्ट में ये आपकी रेयर है, या फिर दूसरे के रेस्पेक्ट में आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, डेंसर है। ठीक है ना? अब ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना भाई, ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या इसकी कोई यूनिट होती है? तो ध्यान रखना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये होती है यूनिटलेस। यूनिटलेस, यूनिटलेस। सी इन टूडेज क्लास इफ यू वांना यूज माय नेम देन गेट द स्पेलिंग करेक्ट। अच्छा, आपकी स्पेलिंग सही करनी है क्या? क्या स्पेलिंग है आपकी? अरे यार मैं सही लेता हूँ, ठीक है ना? उसको इग्नोर किया करो। सृष्टि हो या फिर सृष्टि हो, बात तो एक ही है ना। चलिए देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान रखना आपकी वो क्वांटिटी है जिससे अपन मेजर करते हैं कोई चीज आपकी किसी के रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में। गेम बजाना मतलब? गेम बजाना एक मीम है यार। आपकी कौन सी मूवी का है शायद? फिर हेरा फेरी का। ये आपका ये, क्या बोलते हैं उसको, मीम है जिसमें वो गोली मारने की बात करता है। ठीक है ना? चलिए,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना स्टूपिड क्वेश्चन था, मैं सोचा कोई सीरियस क्लास का क्वेश्चन होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई, ये यूनिटलेस होता है, ठीक है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अभी यहाँ पे पूरा फोकस करो भाई, ठीक है ना, इसकी कोई भी आपकी यूनिट नहीं होती है। ओके, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। अब एक बार समझ लो यहाँ पे एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है। सपोज करो ये आपका एयर है और ये आपका क्या है भाई, वाटर है। ये आपका एयर है और ये आपका क्या भाई, वाटर है, ठीक है ना। अब सपोज करो जो आपकी लाइट है ना, रेयर, अब सबको पता है भाई एयर क्या होता है आपका, रेयर और मीडियम होता है। तो ये मीडियम वन हो गए आपके, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, वाटर इसके रेस्पेक्ट में आपके डेंसर है। ये क्या है, डेंसर है, डेंसर मीडियम है। अब आपको सबको पता है, मान लो लाइट ऐसे जा रही है ना, एयर से कहाँ गई आपके वाटर के अंदर। एयर के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है, एयर के अंदर लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सभी को पता है ना। वहीं वाटर के अंदर इसकी स्पीड क्या होती है, वाटर के अंदर इसकी स्पीड होती है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है, इसकी स्पीड होती है, समझ गए। तो एक्चुअल में देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, अभी भी समझ में नहीं आया होगा आपको। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा कि एक्चुअल में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। आपका ये स्पीड है, फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम में ये स्पीड है। ये जो डिक्रीज हुआ ना स्पीड के अंदर, जिस फैक्टर से डिक्रीज हुआ स्पीड, देखो डिक्रीज हो गई आपकी, पहले 3 थी अब 1.5 हो गई। जिस फैक्टर से डिक्रीज होती है ना, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, समझ गए ना। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपका लाइक सपोज करो मीडियम वन है और ये मान लो आपका मीडियम टू है। तो अगर आपको निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, कैसे लिखते हैं, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, तो कैसे लिखेंगे, 21 लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, ये किसके बराबर होगा, मान लो आपके सेकंड मीडियम के अंदर स्पीड मान लो कितनी है आपकी लाइट की, ये है v2। और फर्स्ट मीडियम के अंदर मान लो आपकी स्पीड क्या है, v1 है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वन, ये किसके बराबर होगा, ये v1/v2 के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए v1 कितनी है, मतलब मीडियम वन में स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ है। मीडियम टू में देखो कितनी है, 1.5 × 10⁸ है। 10⁸ से 10⁸ कटा, ये देखो 2 टाइम कट गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 2 आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब इस फैक्टर से आपकी क्या हो गई है, लाइट देखो क्या हो गई है, कम हो गई है, स्पीड क्या हो गई है लाइट की आपकी, कम हो गई है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी को समझ में आ गया ना, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे कोई मस्त जोक मारते तो हंसता ना, इसमें क्या हंसू मैं, कोई खतरनाक सा जोक ही नहीं मारा तुमने। सेंस ऑफ ह्यूमर वीक है तुम्हारा। अब यहाँ पे देखो, ठीक है ना। तो ये जो क्वांटिटी है जिससे आपकी क्या होगी, स्पीड डिक्रीज हो गई, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ से आपको क्या समझ में है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। दोनों मीडियम्स के अंदर आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या, उसी पे क्या करता है, आपके डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज व्हेन मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। देखो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम गए तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वहीं आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है जब अपन डेंसर से क्या आएंगे, वापस रेयर में आएंगे। डेंसर से कहाँ आएंगे, रेयर में आएंगे, तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो इट इज द फैक्टर बाई विच द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज इन सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। वही बात बोलिए वापस, है ना, कि सेकंड में आपके किस फैक्टर से फर्स्ट के रेस्पेक्ट में स्पीड आपकी डिक्रीज होती है, उसी फैक्टर को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ओके, ठीक है जी। अब एक बार ये बात सुन लो ध्यान से। एनी रे पासिंग थ्रू नॉर्मल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम और वाइस वर्सा पासिस स्ट्रेट विथआउट एनी डेविएशन। ओके, पिछली बार देखो मैंने आपको क्या पिछले क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि ये मान लो आपकी क्या भाई, ये एक लाइन आपकी मीडियम के बीच में है ना, ऊपर मान लो आपका वैक्यूम है और नीचे क्या है, कोई मीडियम आपकी। और ये देखो आपकी क्या आ रही है, लाइन आ रही है। और ये आपकी क्या है, नॉर्मल है। ये क्या है, नॉर्मल है। ये देखो इंसिडेंट रे आ रही है आपकी। ये क्या आ रही है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ऐसे आई आपकी, टकराने के बाद में देखो कैसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई आपकी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। पिछले में पढ़ा था ना अपने ने, ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल देखो आपकी क्या हो गई, बेंट हो गई, क्योंकि रेयर से क्या आ रही है, डेंसर में। रेयर से कहाँ आ रही है, डेंसर में आ रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पे देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई है। अगर मान लो ये जो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस करवाया, ये एकदम 0 डिग्री पे करवाते, 0 डिग्री मतलब एकदम नॉर्मल करवाते। अगर ये आपके इंसिडेंट क्या करवाते, एकदम नॉर्मल करवाते। अगर मान लो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, 0 डिग्री होता,
अगर 0 डिग्री होता एकदम नॉर्मल के बेसिस पे अगर आप ये इंसिडेंट करवाते ना, तो क्या कोई डिफ्लेक्शन होता आपके रिफ्रैक्शन के बाद? तो ध्यान रखना, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये सीधी सीधी निकल जाएगी बिना किसी से बात किए। सीधी सीधी क्या होगी आपकी, निकल जाएगी। मतलब ये जो आपका डेविएशन होगा ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये भी क्या होगा आपके, जीरो होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या आएगा आपके, जीरो आएगा। ये सीधी सीधी एकदम स्ट्रेट लाइन में क्या हो जाएगी आपके पास हो जाएगी। ये स्टेटमेंट बार बार एग्जाम में है, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। ठीक है। अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू वन अपन कैसे लिखते हैं, n/1, है ना? अगर मान लो आपको मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रेस्पेक्ट टू वन, तो अपन इसको लिखते हैं n/1, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम। उल्टा मत कर देना, देखो टू का निकाल रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू वन, ठीक है ना? तो टू का क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ टू आपका डिवाइड होगा वेलोसिटी ऑफ वन में। वहीं अगर मान लो आप ऐसे निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, तो आप कैसे करते हैं, वेलोसिटी इन मीडियम टू डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन मीडियम वन। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा फोकस करो। फोकस फोकस फोकस। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये देखो, ये टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम में यूज हो सकती है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो समझ लो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको नॉर्मली अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। नाउ सी, अभी मैं आपको पढ़ा रहा था, अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा था भाई, कि एक लाइट रे है, ये मान लो आपका मीडियम वन है, और ये मान लो मीडियम टू है, और आपकी लाइट रे ऐसे जा रही है, रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है, ठीक है ना? अगर मान लो ये मीडियम वन आपका, क्या कुछ भी हो सकता है ना, मीडियम वन तो एयर, आपके वाटर भी हो सकता है, आपके ग्लास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो अपने ने पीछे एग्जाम्पल ले लिया कि एयर था। अब अगर आपका ये रिफ्रैक्टिव जो फर्स्ट वाला मीडियम है, ये मीडियम अगर मान लो आपका वैक्यूम है, क्या है, फर्स्ट वाला जो मीडियम आपका क्या है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, सी होती है, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, v1 कितनी हो जाएगी, v1 हो जाएगी आपकी सी, है ना? सी से डिनोट करते हैं अपन स्पीड ऑफ लाइट को, दैट इज 3 × 10⁸ कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब आप क्या ले लो, फर्स्ट मीडियम अगर आपने वैक्यूम ले लिया ना, अब सेकंड मीडियम कुछ भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो ना, तो उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मान लो यहाँ पे कोई भी मीडियम है ना, यहाँ पे मान लो कोई भी मीडियम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता हूँ एनएम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो क्या हो जाएगा, अपने को पता फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद करो क्या था, v1/v2। मान लेते हैं यहाँ पे आप अपने पता है v1 तो कितनी है, सी है, v2 मान लेते हैं अपना क्या है, v है, तो फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, c/v। वही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना? हियर v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, मीडियम में आपकी क्या लाइट है। अब ये वैल्यूज ना आपको रटनी है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दी है और आपके काम भी आती है, ठीक है ना? न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं यहाँ से, कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.33। एग्जैक्ट देखो 1.33 होता है, बट अपन कैलकुलेशन के लिए 4/3 यूज करते हैं, ठीक है ना? ग्लास का देखो कितना होता है, 1.52, दैट इज 3/2। एयर या वैक्यूम का आपका सेम ही मानते हैं, 1.003, दैट इज 1 के अराउंड इक्वल मानते हैं। कैरोसिन का होता है देखो 1.44, टर्पेंटिन ऑयल होता है उसका 1.47, आपके बेंजीन का 1.50, डायमंड का मैक्सिमम होता है 2.42। ये काफी बार पूछा गया है, डायमंड का क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अच्छा, डायमंड आपके चमकता क्यों है, कोई बता सकता है, वाई देर इज ब्रिलियंस ऑफ डायमंड? कहाँ गई वो सृष्टि, बताओ सृष्टि, वरना तुम्हें सृष्टि बुलाऊंगा मैं, जल्दी से बताओ। डायमंड क्यों चमकता है, एनीवन? वैसे तो अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं ये चीज, अपन नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे ये कंसेप्ट। अगर आपको पता है तो बताओ, डायमंड क्यों चमकता है, वाई देर इज ब्रिलियंस ऑफ डायमंड? तो डायमंड क्यों चमकता है भाई, डायमंड चमकता आपके कौन से इफेक्ट के कारण, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना? नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे आप। जो आपने अभी पिछले क्लास में याद करो, जब अपन ग्लास ले वाला पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर या ज्यादा पहुंच गया तो मैंने बोला था क्रिटिकल एंगल बन जाएगा, और ये रिफ्लेक्ट करके बाहर निकलेगा। वही उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना? उसी को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना? कल अपन ने पढ़ा भी था इसके बारे में थोड़ा, ओके। नाउ सी, अगर अब ये टर्मिनोलॉजी अगेन आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मतलब डेंसर मीडियम की बात हो रही है ना, जो डेंसर अपन ने ऊपर पढ़ा है।
डेंसर मीडियम क्या होता है, इसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम भी बोलते हैं। मीडियम हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। देखो अपन डेंसर मीडियम को ये भी तो बोल सकते हैं जिसका आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई हो, है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई हो। और ऑप्टिकल रेयर मीडियम को क्या बोलेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो भाई, कम हो विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। तो ये भी डेफिनेशन हो सकती है। अच्छा, ये जो डेंसर रेयर बोलते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ये डेंसिटी से इनका कोई ताल्लुकात नहीं है, ठीक है ना, वो मैंने बस आपको समझने के लिए एग्जांपल दिया था। तो मे नो पोजेस ग्रेटर मास डेंसिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि जो डेंसर होगा उसकी आपकी मास डेंसिटी ज्यादा होगी, कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ, ठीक है ना, कोई भी आपका रिलेशन नहीं है। ओके, एक और देखो आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक और आपका जिंदा जागता आपका एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिक फाइबर सुनते हो ना, ऑप्टिक फाइबर से आपको इंटरनेट मिलता है। ऑप्टिक फाइबर वही ऑप्टिक फाइबर है जो आपके समंदर के अंदर डाली जाती है, ऐसी होती है ना, ऐसी होती है। ये जो ऑप्टिक फाइबर होती है ना, इनके अंदर क्या किया जाता है, आपके ग्लास वगैरह यूज किए जाते हैं, मिरर वगैरह यूज किए जाते हैं, सॉरी ग्लास यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना। तो इसमें काफी मल्टीपल क्या होते हैं आपके इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, टोटल नहीं होता सॉरी, मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं आपके, ऐसे मिरर जैसी क्या होती है इनकी सतह होती है। तो ये ऐसे अंदर टकराते 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 ऐसे क्या करते हैं, आपके सिग्नल क्या करते हैं, आगे पास करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ऑप्टिक फाइबर से ये किस पे बेस्ड है, आपके मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आपके बेस्ड है। ये आपके कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर आपके यूज किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी आपका फोटोन होता है, फोटोन जानते हो ना, फोटोन, फोटोन से आपको याद आना चाहिए क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसकी एनर्जी कितनी होती है, अपन ने पढ़ी थी, एनर्जी होती है एच म्यू। यहाँ पे म्यू क्या था, फ्रीक्वेंसी था, ये होती थी एनर्जी ऑफ ए फोटोन। अगर मान लो इस फोटोन का आपका मोमेंटम क्या है, पी, ये एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो एनर्जी क्या हो जाती है, पी इंटू स्पीड ऑफ लाइट, क्या हो जाता है, मोमेंटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या हो जाती है, एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है। पीसी याद रखना, इक्वेशन भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। सो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन होमोजेनस एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो आपकी लाइट कैसे ट्रेवल करती है भाई, आपकी लाइट ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है होमोजेनस और ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर, ठीक है ना, सीधी आपकी क्या करती है, ट्रेवल करती है। ओके, अब चलते हैं अपन मेन टॉपिक पे, दैट इज आपके लेंसेज। उससे पहले जल्दी जल्दी आंसर दे दो इनके। देखो क्लास कितनी लेंथी होगी ये डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी जल्दी आंसर देते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा आपसे। जल्दी से बताओ। सी होगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया, जब आप क्या जाओगे भाई, रेयरर से डेंसर में जाओगे तो स्पीड डाउन होगी, और डेंसर से रेयरर में जाओगे तो स्पीड अप होगी। अब यहाँ पे देखिए, लाइट स्पीड डाउन एज इट लीव्स वाटर सरफेस एंड एंटर्स एयर। वाटर से अगर एयर में जाओगे, वाटर से कहाँ जाओगे, एयर में जाओगे, तो स्पीड क्या होगी भाई, ये तो हो गया डेंसर मीडियम, ये क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया। तो डेंसर से रेयरर में जा रहे हो तो स्पीड क्या होगी, स्पीड अप होगी, है ना, डाउन नहीं होगी। तो ये नॉट करेक्ट हो गया। चलो ये वाला बताओ अभी जल्दी से। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसे एक बार ना 2016 में आपके सीडीएस में क्वेश्चन आ गया था, इसलिए मैंने वो फॉर्मूला लिखा है, क्या पता वापस बाउंसर मार दे। आपको बोला है एनर्जी ऑफ फोटोन हुज मोमेंटम इज दिस। आपको देखो मोमेंटम पी दिया, पी की वैल्यू क्या दी है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, डिवाइडेड बाई देखो सी भी दिया आपको, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट, वेर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसकी एनर्जी बताइए क्या होगी। अभी देखो मैंने एनर्जी का एक फॉर्मूला बताया आपको, क्या फॉर्मूला बताया, पी इंटू सी, है ना। पी की वैल्यू देखो क्या है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई सी, और मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा अपने को, सी, सी से देखो सी कट गया, आंसर क्या आ गया, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए ना। ओके, चलो इसका आंसर बताओ आप। ऑप्टिकल फाइबर। जल्दी से बता दो।
तो आपसे पूछा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में कौन सा सही है। दे कैन मूव इन एनी टाइप ऑफ जिगजैग पाथ, बिकॉज जिगजैग पाथ में आपके कैसे मूव कर सकते हैं वो, एनी पाथ में। द होल्स थ्रू द फाइबर आर एक्सट्रीमली फाइन। Light rays are observed at the entry and relieved at the exit end of the fiber. Scattering of light occurs inside the fiber. Successive total internal reflection occur as the ray moves through the fiber. देखो मैंने बताया था टोटल क्या होते हैं आपके, TIR होता है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं। तो रिफ्लेक्ट मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण क्या चली जाती है आपके पास होती है। आंसर हो जाएगा डी। चलो इसका बताओ अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, ये पिछली क्लास में पढ़ा था आपने। Which one of the following combination of source and screen would produce sharpest shadow of an opaque object? ओपेक ऑब्जेक्ट की अगर आपको शार्पेस्ट शेडो चाहिए तो कौन सा आपको शार्पेस्ट देगा बताओ। शार्पेस्ट शेडो कौन देगा आपको। तो शार्पेस्ट शेडो कौन देगा आपको, एक पॉइंट सोर्स और ओपेक स्क्रीन देगा आपके, है ना। एक पॉइंट सोर्स लोगे और एक आप ओपेक स्क्रीन लोगे ना, इसकी जो शेडो बनेगी ना ये एकदम क्या बनेगी, शार्प बनेगी, एकदम शार्प। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शार्प शेडो चाहिए तो किसकी मिलेगी, ओपेक स्क्रीन होना चाहिए, पॉइंट सोर्स होना चाहिए। चलो ये बताओ अभी। A ray of light traveling from a rarer medium to denser medium क्या होगा, slows down and bends away from the normal, slow down and bends toward the normal, speed up, speed up। नाउ सी रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो अपने को पता है स्पीड क्या होगी, डाउन होगी, तो ये दो तो हो नहीं सकते। एंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा ना, तो आंसर हो जाएगा बी। ओके चलिए ये वाला देखिए, इंडिया 1 2021। लाइट वेव्स आर इंसिडेंट ऑन एन एयर ग्लास बाउंड्री। देखो एयर और ग्लास की बाउंड्री है ना, ऊपर मान लो आपका एयर है, नीचे मान लो आपका ग्लास है। यहाँ पे मैंने लाइट रे आपकी क्या करवाई है, इंसिडेंट करवाई है। सम ऑफ द लाइट वेव्स आर रिफ्रेक्टेड एंड सम आर रिफ्लेक्टेड। कुछ तो देखो आपकी रिफ्रेक्ट हो जाएगी, कुछ क्या हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज द सेम फॉर इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्रेक्टिव वेव। जो आपने लाइट क्या करवाई, इंसिडेंट करवाई, और आपकी जो लाइट क्या होगी, रिफ्रेक्ट होगी, इनमें कौन सी चीज है जो आपकी सेम रहेगी दोनों की। स्पीड सेम रहेगी, डायरेक्शन सेम रहेगी, ब्राइटनेस सेम रहेगी कि फ्रीक्वेंसी। ये भी पिछली क्लास में बताया था कि लाइट की कौन सी चीज है वो कभी चेंज नहीं होती है। तो क्या चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, है ना, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, ओके क्लियर। बाकी स्पीड देखो कम हो जाएगी, डायरेक्शन आपकी चेंज हो ही रही है, और ब्राइटनेस भी क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। चलो ये बताओ अभी। On a very hot day, we often see shimmering wavy lines near the ground. It is due to, गर्मियों के दिन में माइरेज जैसा आपको देखने को मिलता है ना, सॉरी शिमरिंग लाइंस आपको देखने को मिलती है, धुंधली धुंधली लाइंस दिखती है आपकी। वो लाइंस किसके कारण होती है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिराज, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मिराज नहीं बोला है, मैंने शिमरिंग वेवी लाइंस बोला है। ये शिमरिंग वेवी लाइंस आपके ऐसे वेवी लाइन दिखाई देती है ना आपको आंखों से, गर्मियों के अंदर दिखाई देती है, ये रिफ्लेक्शन के कारण होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण आपके मिराज होता है, ना कि ये होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना भाई, सभी लोग डी लगा रहे हैं, डी 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 डी। ओके ठीक है।
गर्मियों में दिखती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखो, आप जब नींद से उठते हो तब आपको दिखाई देता है। चलो इसका बताओ। When a light ray enters into glass medium from water at an angle of incidence 0 degree, what would be the angle of refraction? Angle of refraction बताइए कितना होगा? अनुभव को अनुभव नहीं होती है। क्या बात है। अनुभव एक बार ना यूट्यूब पे लिख के देखना, फिर आपको समझ में आएगा ये कौन सी शिमरिंग लाइंस है। हाँ दिखाई देती है। अगर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो अपने को बताया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी भाई जीरो होगा। वो लाइन क्या चली जाएगी, अभी थोड़ी देर पहले बताया एकदम सीधी चली जाएगी, है ना। तो वो भी क्या होगा, आपके जीरो होगा। चलो नेक्स्ट देखो। ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपके क्वेश्चन भी आया हुआ है न्यूमेरिकल। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिस, देखो एयर के अंदर स्पीड ये है, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ए रिफ्रैक्टिव मीडियम इंडेक्स हैविंग दिस इज, क्या होगी स्पीड बताओ। उतने फैक्टर से कम हो जाएगी, कैसे निकालोगे। एकदम स्टार्टिंग में यही पढ़ा अपन ने क्लास में। जल्दी से बताओ जल्दी से। हाँ कढ़ाई पे तेल गरम होता है, सही बोला विवेक। कुछ गरम करते हो तब भी दिखाई देती है ना शिमरिंग वेवी लाइंस। कुछ गरम कर रहे हो तब भी आपको ऐसे दिखता है ना भाई, सब कुछ पीछे हिलता हुआ, आग से भी दिखाई देती है इवन। ना अपने को बताया भाई जितनी स्पीड है उस इस फैक्टर से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका डिवाइड कर दो यार, सिंपल सी बात है, डिवाइड कर दो इसका, है ना। देखो 3 से 3 घट गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁸ ठीक है ना। चलिए अभी इसका बताइए। ए लेमन kept in water in a glass tumbler appears to be larger than its actual size, it is because of, लास्ट क्लास में पढ़ा था ये एग्जांपल अपन ने। तो जल्दी से बताओ इसका। क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन के कारण अपने को क्या दिखता है, वो मोटा दिखता है ना। चलो विच ऑप्टिकल फिनोमिना दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर। अगेन देखो वही क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन कर चुके हैं ना उनको मैं वापस टिक लगा रहा हूँ, आपके आंसर का वेट नहीं कर रहा हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए ये वाला देखिए। ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम ए रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम एट जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट वुड, अगेन देखो वही क्वेश्चन है यार। तो इस चैप्टर में भी बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका जीरो है तो बताइए, वो जो लाइट रे होगी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, सीधी चली जाएगी, राइट की तरफ टर्न कर जाएगी, या 45 डिग्री पे टर्न करेगी। तो वो मैंने बताया ना एकदम सीधी चली जाएगी, एकदम सीधी सीधी, बिना किसी से बात किए एकदम सीधी सीधी चली जाएगी। ओके। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज ड्यू टू, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है, ये तो पिछली क्लास का क्वेश्चन है, अगेन देखो। रिफ्रैक्शन क्यों होता है भाई। तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि जब लाइट आपकी वन मीडियम टू दूसरे मीडियम में जाएगी तो उस लाइट में क्या होगा, चेंज इन दी स्पीड, स्पीड चेंज हो जाएगी, उसके कारण आपके क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। चलो ये बताओ CDS 2023 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवलिंग ऑफ लाइट बीम फ्रॉम, देखो रेयर मीडियम से आपको डेंसर में भेजना है, तो बताओ कौन सा सही है। हाँ स्पीड और वेवलेंथ याद रखना चेंज होती है आपकी, वेवलेंथ भी याद रखना चेंज होती है ना। वेवलेंथ भी आपकी चेंज होती है जब आपकी क्या हो, रेयर से डेंसर जाए या फिर डेंसर से रेयरर जाए, बट फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अगेन देखो लाइट बीम ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगेन देखो ये सेम क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं और वापस सीडीएस में रिपीट हुआ। अब बात करते हैं अपन लेंसेज के बारे में। लेंसेज में अपन टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं ज्यादा, ठीक है ना। वही पिछली वाली चीजें हैं जो अपन ने पढ़ी है।
बस आपको कुछ चीजें जो नोट करनी है वो ध्यान से देख लेना, बस उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना। इसके अंदर आपका कुछ नहीं है। नाउ अगर अपन लेंसेज की बात करें, लेंसेज की अगर अपन बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, मेड बाय टू स्फेरिकल लेंस बल्जिंग आउटवर्ड्स। देखो जब आप क्या कर दो, दो स्फेरिकल लेंस को क्या कर दो, जोड़ दो, और ऐसे आपके बल्जिंग आउटवर्ड हो रहा है तो ऐसा लेंस बनता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्वेक्स लेंस। वहां पे आपके याद करो कॉनकेव लेंस क्या होता था, वहां पे आपके कॉनकेव लेंस क्या होता था, कन्वर्जिंग होता था। यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है आपका, कन्वर्जिंग होता है, ठीक है ना। इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। और कॉनकेव लेंस आपके उल्टा हो जाएगा भाई, उल्टा मतलब ऐसे ज्वाइन कर दो ऐसे, ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं। वहां पे ये देखो कॉनकेव मिरर आपके डाइवर्जिंग होता था, ठीक है ना। आपके क्या होता था भाई, डाइवर्जिंग होता था। इसको डबल कॉनकेव लेंस बोलते हैं। क्यों, कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया, ऐसे छोड़ छोड़ के भागोगे क्या भाई। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लाइट रे पास डायरेक्टली थ्रू इट। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है थोड़ा सा समझ लो। देखो सिंपल सी बात है, लेंस में अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, तो बस मेरी ये एक बात याद रखना कि वही सारे प्रिंसिपल्स है मिरर वाले। अब वहां पे देखो आपके कॉनकेव के अंदर याद हो आपको तो टोटल 6 केस होते थे, है ना। यहाँ पे कॉनकेव की जगह कौन आ जाएगा, कॉन्वेक्स आ जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। और वहां पे देखो आपके कॉन्वेक्स मिरर में आपके क्या होते थे, दो केस होते थे। यहाँ पे कौन आ जाएगा इसकी जगह, यहाँ पे आ जाएगा कॉनकेव। मतलब इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन, और कुछ नहीं है, बाकी सारा आपका लेंस वही है, ठीक है ना। लेंस वो हो जाता है जिसके आर पार दिखता है। वही मिरर के अपने को पता है आर पार नहीं दिखता है, मिरर में तो अपनी शक्ल दिखती है, ठीक है। अब देखो आपके जो कोई भी लाइक सपोज करो ये क्या है, अपन ने ले लिया कॉन्वेक्स ले लिया, सपोज करो ये कॉन्वेक्स ले लिया मैंने, ठीक है। इसका जो सेंटर है ना, और इसके जो फोकस है, इससे जो लाइन गुजरेगी, इस लाइन को क्या बोलते हैं, अगेन वही प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ सी, यहाँ पे दो दो आपके देखो स्फीयर बन रहे हैं, एक स्फीयर ये बन रहा है और दूसरा स्फीयर देखो ये बन रहा है। तो इसमें क्या होती है, डबल फोकस होते हैं। एक फोकस देखो इधर होगा F1, और दूसरा फोकस इधर होगा जिसको क्या बोलेंगे अपन, F2 बोलेंगे। और दो ही क्या होंगे आपके, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं ना, इनको 2 टाइम्स ऑफ F1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 टाइम्स ऑफ F1। और इसको बोलते हैं 2 टाइम्स ऑफ F2। समझ गए ना। मतलब देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, और अपने को पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसका डबल होता है। तो वही डबल लिखा है बस, है ना, 2 टाइम्स ऑफ F1, 2 टाइम्स ऑफ F2। ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, इसी बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं भाई, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर की देखो डेफिनेशन क्या है, अगर आपको वहां पे याद हो, तो अगर कोई लाइट रे मिरर के अंदर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते थे तो पाथ क्या करता था, रिट्रेस करता था। सिमिलरली यहाँ पे देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रख रखा है, इस ऑब्जेक्ट की कोई रे अगर आप क्या करते हो, इससे पास करवाते हो, किससे, आपके ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से क्या करवाते हो, पास करवाते हो। तो वो एकदम सीधा चला जाएगा, किधर भी आपका बैंड नहीं होगा, मतलब कोई रिफ्रेक्शन नहीं होगा। देखो लेंस से तो रिफ्रेक्शन होना चाहिए था ना, बट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है कोई भी रे तो वो बैंड नहीं होती है। अदरवाइज देखो कोई भी रे मान लो ऐसे पैरेलल जा रही है ना, बाकी सारी वही प्रिंसिपल है। देखो कोई भी रे ऐसे पैरेलल जा रही है, तो जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेक्शन होगा, रिफ्रेक्शन के बाद में कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ये देखो सेम वही प्रिंसिपल है जो अपन ने वहां पे पढ़ा था, सेम वही प्रिंसिपल है जो वहां पढ़ा था, कि कोई भी रे अगर पैरेलल है तो वो फोकस से पास होती है। तो ये देखो रे पैरेलल थी, कहां से पास हो रही है, फोकस से। अब इसके देखो आर पार पास हो जाएगी, क्योंकि ये लेंस है तो इसलिए क्या हो जाएगी, आर पार पास हो जाएगी। वहां पे आपकी मिरर होता था तो इसलिए आर पार आपकी क्या नहीं होती थी, पास नहीं होती थी, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो आपकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ये 2 टाइम्स ऑफ क्या होती है, आपकी फोकल लेंथ होती है। ये अगर मान लो आपकी फोकल लेंथ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ F। वही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब सारे केसेस ना एक बार जल्दी जल्दी देख लो, बाकी अपने को शॉर्टकट से ही याद करना है। अदरवाइज अब कॉन्वेक्स लेंस का देखो, अपन 6 केसेस पढ़ रहे हैं, तो सारे के सारे कॉनकेव जो आपके मिरर थे ना, उनसे क्या करो, रिलेट करो। कॉनकेव मिरर में याद करो पहला केस क्या था, पहला केस था अपन इनफाइनाइट पे रखेंगे। तो मैंने देखो इनफाइनाइट पे रखो, इनफाइनाइट पे रखा ऑब्जेक्ट, वहां पे याद करो, अब जब अपन इनफाइनाइट पे रखते थे तो इमेज कहाँ बनती थी, इमेज बनती थी आपके फोकस पे। तो देखो फोकस पे बन रही है 8F2, है ना, फोकस पे बन रही है। वहां पे इमेज याद करो कैसी बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे भी देखो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। और हाईली क्या बनती है, डिमिनिस्ड। वहां पे भी देखो हाईली डिमिनिस्ड बनती थी पॉइंट साइज, तो यहाँ पे भी देखो पॉइंट साइज से। तो एक केस को याद रखो, दूसरा अपने आप याद रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि दूसरा केस देखो यहाँ पे,
दूसरे में अपन देखो कहाँ रख रहे हैं, अब कुछ डिस्टेंस पे रख रहे हैं बिहाइंड कर्वेचर, है ना, 2f1, बिहाइंड 2f1 रख रहे हैं अपन कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे। इस केस में याद करो इमेज कहाँ बनती थी, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो यहाँ पे भी देखो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ पे 2f2 बोलते हैं, ठीक है ना। अगेन देखो अपने वहां क्या बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, क्योंकि रियल में देखो पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, इसलिए रियल बन रही है आपकी, इन्वर्टेड उल्टी। यहाँ पे भी देखो छोटी बन रही है तो डिमिनिस्ड स्मॉल साइज। तीसरा केस भी देखो वैसा ही केस है, तीसरा केस भी अगर 2f1 पे रखोगे तो वहां पे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती थी, यहाँ पे भी आपने कर्वेचर पे रखा तो कर्वेचर पे बनेगी, मतलब 2f2 पे बनेगी। आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बनती है और सेम साइज की बनती है ना, एज ऑब्जेक्ट। फिर चौथा केस देखो, अब आप कहाँ लेके दोनों के बीच में लेके आते हो, 2f1 और f1 के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और f1 के बीच में। तो जब यहाँ पे रखते हो तब बियॉन्ड C2 बनती है ना, बियॉन्ड 2f2 बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड और आपकी क्या बनती है, एनलार्ज। फिर आप कहाँ रखते हो, फोकस के ऊपर रखते हो, फोकस पे रखते हो तो आपको याद होना चाहिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड इनफाइनाइटली लार्ज। एंड फाइनल जो स्पेशल केस होता था, यहाँ पे भी देखो स्पेशल केस है, जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो, इसके बीच में रखते हो, तो वहां पे भी देखो आपकी क्या बनती थी, वर्चुअल बनती थी। यहाँ पे भी देखो आपको वर्चुअल बनानी है, वर्चुअल बनानी है मतलब रियल में पॉइंट्स नहीं मिलने चाहिए। तो देखो वर्चुअल बनाओगे ना तो रियल आपके ना ऐसे पॉइंट को एक्सटेंड करोगे इसी साइड में, तो इसी साइड में देखो आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। इसी साइड में क्या बन रही है आपकी, इमेज बन रही है। और क्या बनती है देखो, एनलार्ज बनती है, ऑब्जेक्ट से देखो क्या बनती है, बड़ी बनती है। तो क्या बनती है, रियल आपके वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। ठीक है, तो वही सारे केसेस है, कुछ भी नया नहीं है। ओके, अब वहां पे भी देखो आपके क्या होते थे, मिरर के फॉर्मूलाज होते थे, वैसे यहाँ पे भी क्या होते हैं भाई, सिमिलरली सेम ही आपकी चीजें हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, वही फॉर्मूलाज यहाँ पे है। बस फॉर्मूलाज में थोड़ा साइन का क्या है, चेंजेस है। वहां पे फॉर्मूला होता था आपके 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, यहाँ पे क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, मतलब यहाँ पे माइनस आ जाता है। मैग्निफिकेशन देखो वहां पे क्या होता था, h डैश बाई h, यहाँ पे भी देखो s डैश बाई h। वहां पे फॉर्मूला होता था -v/u, यहाँ पे होता है +v/u, क्या होता है +v/u, है ना, मतलब माइनस नहीं आता, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, वहां पे भी देखो कॉन्वेक्स मिरर की आपकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती थी, यहाँ पे भी पॉजिटिव होती है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव क्यों होती है, पॉजिटिव क्यों होती है, देखो ऑप्टिकल सेंटर से जब फोकस तो ये यूज हो रहा है ना, तो अपन इस फोकस का यूज करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए क्या होते हैं कॉन्वेक्स, मतलब पॉजिटिव, फोकल लेंथ क्या पॉजिटिव। तो इसको ना ओवरऑल याद रखो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, कुछ भी हो, आपको क्या याद रखना है, कॉन्वेक्स मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ, कॉनकेव मतलब नेगेटिव फोकल लेंथ, कॉनकेव मतलब नेगेटिव फोकल लेंथ, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। ठीक है ना, बाकी सारा साइन कन्वेंशन आपका सेम वैसा ही है। ऑब्जेक्ट देखो इस साइड रखोगे तो नेगेटिव होगी, इमेज अगर उधर बन रही है तो पॉजिटिव, और अगर इधर बन रही है तो आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। नाउ कॉनकेव लेंस के भी देखो दो आपके क्या बन जाते हैं, केस बन जाते हैं, जैसे वहां पे आपके कॉन्वेक्स मिरर के बनते थे। पहला केस देखो, जब आप क्या रखते हो, इनफाइनाइट पे रखते हो, इनफाइनाइट पे रखते हो तो याद होना चाहिए वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है आपके कहाँ पे, फोकस के ऊपर, F1 पे बनता है, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज मिलती है। जब आप कुछ डिस्टेंस पे रखते हो, है ना, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच में, तब आपके काम बनता है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही आपका इमेज बनेगा, अगेन F1 पे, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये देखो, है ना। और कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, सेम ही केस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे भी देखो आप शॉर्टकट से क्या रख सकते हो, चीजें याद रख सकते हो। पहले ये शॉर्टकट देख लो आपके कॉन्वेक्स के लिए, सेम वही शॉर्टकट है, कोई उतना डिफरेंस नहीं है आपके। ठीक है ना, आ, ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स, और ये क्या हो गई आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली एक्सेस। ठीक है, एंड ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपके F1 और ये हो गया आपके 2F1। ठीक, ये हो गया आपके F2 और ये हो गया 2F2। अगर ऑब्जेक्ट देखो सबसे पहले तो इनफाइनाइट पे रख सकते हो, फिर कुछ डिस्टेंस पे, फिर आप कहाँ रख सकते हो, 2F1 पे, फिर आप इनके बीच में, फिर इसके ऊपर, फिर सिक्स वाला यहाँ। अब इमेज कहाँ कहाँ बनती है, F1 इस सबसे पहले इनफाइनाइट वाले पे फोकस पे बनेगी, दूसरे वाले की बीच में बनेगी, तीसरे वाले की सेम साइज आपकी इस पे बनेगी, चौथे वाले की देखो आपकी क्या बनेगी, इसके पीछे बनेगी बट बड़ा साइज बनेगा, पांचवे वाले की आपकी इनफाइनाइटली लास्ट बनेगी, और छठा वाला तो स्पेशल केस है, छठा वाला आपका केस कहाँ बनता है, छठा वाला केस इधर बनेगा आपका बड़ा साइज का, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है ना,
एक पॉइंट याद रखना, अगर कोई लेंस है मान लो, ठीक है ना, ये आपका लेंस है, ओके, कोई भी लेंस है, इस लेंस को मान लो अगर आप क्या कर दो, हाफ को क्या कर दो, कवर कर दो, आधे को क्या कर दो, आप कवर कर दो, ठीक है ना। अब अगर मान लो आप कुछ देखते हो, है ना, कि क्या ये आपकी पूरी इमेज बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, क्योंकि अगर मैंने लेंस को आधा आपके कवर कर दिया किसी भी चीज से, तो क्या ये अब ये जो जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी पूरी इमेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो ध्यान रखना ये हमेशा कंप्लीट पिक्चर बनाएगा। बस जो इमेज बनेगी ना उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, आपकी डिम जैसी आपकी इमेज बनेगी, मतलब धुंधली इमेज बनेगी, बट इमेज ध्यान रखना ये कंप्लीट बनाएगा, क्या बनाएगा, कंप्लीट इमेज बनाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इनके आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई, बताओ इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेंसेज इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। खाना वाना को किस किस ने खाया, बताओ जल्दी से, मेरे को लग रहा है तुम सब लोग खा पी के बैठे हो। क्या आएगा, बी आ रहा है सभी का। एक कॉनकेव लेंस प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, देखो कॉनकेव लेंस है, क्या वो आपके रियल एंड वर्चुअल इमेजेस दोनों करता है, नहीं सिर्फ वर्चुअल करता है ना, लेंस की बात हो रही है, तो वो तो सिर्फ वर्चुअल करता है, तो यही तो गलत है, नॉट करेक्ट बताना था। बाकी सब तो सही है, देखो कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल, एक केस में देखो वर्चुअल बाकी में रियल। कॉन्वेक्स लेंस कैन प्रोड्यूस इमेजेस इक्वल ग्रेटर एंड स्मॉलर देन द साइज, छोटी भी बना सकता है, बराबर भी बना सकता है, बड़ी भी बना सकता है। कॉनकेव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस इमेजेस स्मॉलर, देखो ये हमेशा छोटी बनाता है, तो ये भी सही है। चलो ये बताओ, अब ये भी देखो एग्जाम में आया हुआ है। नहीं बनाना है खाना, कौन बनाएगा भाई खाना, तुम खुद बनाओगे क्या। विवेक देखो मस्त डाइनिंग टेबल पे बैठ के वीडियो देख रहा है, जैसे नेटफ्लिक्स सीरीज देख रहा है। अनुभव सुबह से बाहर था और भूखा, दर दर घूम रहा था ना। आज टाइमिंग के चक्कर में काफी कम बच्चे हैं इतनी इंपॉर्टेंट क्लास में। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता है भाई, रिलेशन क्या होता है, आर इक्वल्स टू 2f होता है। चलो ये बताओ, अब ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा, देखो यूपीएससी की, बार बार दिखाऊंगा, एक बार नहीं। इसका आंसर बताना जरा। आपको बोला एक ऑब्जेक्ट है, प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए लेंस, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, देखो रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है ना, लेंस की बात हो रही है, अब रियल इन्वर्टेड है, एंड ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस, बताओ इसका आंसर। जल्दी से बताना, विथ इन 30 सेकेंड्स आंसर बताना आपको। ना देखो, ये जनरली कंसेप्चुअल चीजें पूछते हैं, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है। आपको देखो क्या बोला है, आप ना सिचुएशन पता करने की कोशिश किया करो, जो आपने केसेस पढ़े हैं। देखो रियल इन्वर्टेड बोला है, लेंस बोला है, मेरे को यहाँ से क्या समझ में आ गया, रियल इन्वर्टेड और लेंस है, रियल इन्वर्टेड तो सिर्फ किस में बनता है, कॉन्वेक्स में बनता है, और कॉन्वेक्स क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग तो हो नहीं सकता, मतलब अब या तो, अब मेरे को फोकल लेंथ पता लगानी पड़ेगी भाई, फोकल लेंथ क्या होगा, देखो क्या बोला है, ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे, है ना, ये देखो मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ठीक है ना, ऐसे बना लेना, ठीक है, देखते हैं कौन सा केस है ये। लास्ट वाला केस तो है नहीं, मेरे को पता है, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड मिले, एंड ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, देखो आपने ऑब्जेक्ट रखा है इधर, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, और बोला है कि इमेज जो बन रही है, इमेज अपने को पता है इधर बनेगी नीचे, है ना, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड है। बोला है सेम साइज की बन रही है, याद करो सेम साइज कौन से केस में बनती थी, एक ही केस में सेम साइज पे बनती थी, कौन से केस में,
जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो 2f1 पे रखा हो और इमेज आपका कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपके 2f2 पे, कर्वेचर पे रखा है, कर्वेचर पे बनेगा, याद है ना। तो आपको कर्वेचर की लेंथ दी है ये 10 सेंटीमीटर, अगर ये 10 सेंटीमीटर है मतलब ये आर की लेंथ दी है, और आर की आधी क्या होती है आपकी, आर की आधी होती है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि अपने को पता आर इक्वल्स टू क्या होता है 2f होता है। तो इतना इजी क्वेश्चन था, बस आपको केस पता लगाने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए ये वाले का आंसर बताओ। When a convex lens produces a real image of an object, देखो real image, convex lens, the minimum distance between the object and image is equal to, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए आपके ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, मिनिमम पूछा आपसे। एक सिनेरियो आता है, उससे अगर आपकी कम डिस्टेंस हो जाती है तो आपकी क्या बन जाता है, उससे अगर कम डिस्टेंस हो गई तो आपकी क्या बन जाता है, वर्चुअल बन जाता है, और सब केस में याद करो रियल बनता है। तो वही आपसे डिस्टेंस पूछिए, कौन सी डिस्टेंस है जिसके बाद में आपके वर्चुअल बनना स्टार्ट हो जाता है। बना देता हूं मैं थोड़ा सा। ये देखो ये बन गई आपके कॉन्वेक्स, और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर से निकलता हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपके F1 हो गया, ये आपके F2 हो गया, ये आपके 2f1 हो गया, ये आपके 2f2 हो गया। अब आपको बोला वो वो मिनिमम डिस्टेंस आपका किसके बराबर होगा कि आपकी इमेज क्या हो, इमेज आपकी रियल इमेज हो, रियल इमेज होनी चाहिए। अब याद करो एक सिनेरियो, कि अगर आप ये जो फोकस है, इस फोकस पे जब आप ऑब्जेक्ट रखते थे तो आपकी इमेज कहाँ बनती थी, इनफाइनाइट साइज की बनती थी और रियल बनती थी। इससे अगर आपने थोड़ा सा भी डिस्टेंस अगर कम किया, थोड़ा सा भी, तो क्या बनेगी, इससे कम डिस्टेंस पे आपके बनेगी वर्चुअल, ठीक है ना। आपसे पूछा था मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इक्वल्स टू, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, एनीवन, ए किस किस का आ रहा है, सी किस किस का आ रहा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, सीडीएस ने पूछा है ये। थोड़ा ध्यान से रीड कर लो, क्या बोला है, पूछा है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट भी रखते हो तो इमेज देखो कितनी इनफाइनाइट पे होती है, वो मिनिमम थोड़ी है, आपसे मिनिमम पूछिए। आपसे मिनिमम पूछिए मेरे भाई। अब एक चीज देखो, जो एफ बोल रहे हैं ना, वो तो पता नहीं मेरे को क्यों बोल रहे हैं कि भाई एफ होगी। एक बात बताओ, अगर आप एफ बोल रहे हो, एफ कैसे हो सकता है यार, देखो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे तो इनफाइनाइट भी मिलेगा, तो ये तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई ना, एफ के बराबर थोड़ी होगी, तो ये तो हो नहीं सकती। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को पीछे करता हूँ, यहाँ करता हूँ ऑब्जेक्ट को। देखो ऑब्जेक्ट को जब मैं बीच में रखता था तब कहाँ बनता था, बियॉन्ड इसके बनता था, है ना, इसके बियॉन्ड बनता था। ये भी डिस्टेंस देखो काफी ज्यादा है, कितनी भी हो सकती है ना 2f2 के पीछे, कितनी भी ज्यादा हो सकती है, कितनी भी ज्यादा हो सकती है ना 2f2 के बीच में, तो ये केस भी नहीं होगा। बट अगर देखो मैं यहाँ पे रखता हूँ, अगर मैं 2f1 पे रखता हूँ, तो मेरे को कंफर्म पता है कि यहाँ आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ये डिस्टेंस देखो कितना हो गया टोटल, ये डिस्टेंस हो गया आपके 4f के बराबर, है ना, क्योंकि देखो f f f और f, 4f। अगर इससे पीछे देखो, अगर आप रखते हो, इससे पीछे अगर आप क्या रखते हो, ऑब्जेक्ट रखते हो, तो अगेन ये देखो डिस्टेंस आपकी अनप्रेडिक्टेबल है, काफी दूर होगी ये, तो ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मिनिमम डिस्टेंस एक्चुअली में कितनी होगी, ये होगी आपकी 4f के टाइम, 4 टाइम्स दी फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, और ये 2018 में पूछा था, इसीलिए मैंने उठाया। चलो इसका बताओ अभी। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। देखो मिरर की बात हो रही है इस बार, कॉनकेव मिरर,
विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट लोकेशन ऑफ इमेज। इमेज पूछा है यार आपसे, देखो बस केस पूछा है, एक ND2 2024 का है, जल्दी से बता दो। नाउ अगर कोई भी चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी उसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। देखो ए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, कॉनकेव मिरर में आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है इमेज। तो इमेज की लोकेशन क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखते ही टिक करने वाला क्वेश्चन था। चलो ये बताओ। अगेन देखो एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ प्लेस किया है, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस पता है ना कौन सा होता है, जिसकी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर। तो इमेज बताइए कहाँ बनेगी, इमेज कैसी होगी, आपसे ये पूछा है। इमेज की डिस्टेंस नहीं पूछी है, नेचर पूछा आपसे। नेचर बताइए कैसी होगी, इरेक्ट होगी, मैग्नीफाइड होगी, इन्वर्टेड होगी, मैग्नीफाइड होगी, इन्वर्टेड होगी कि स्मॉलर होगी। नाउ अगेन देखो कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ देखो मेरे को दे रखी है 25 है, ये कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 25। ऑब्जेक्ट को देखो 40 पे रख रखा है, मतलब अब देखो ये 25 है तो 2f2 कितना होगा, 50 पे होगा। अगर f1 देखो आपके 25 पे है तो ये 50 पे होगा, ये कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में कहीं रखा है, 40 पे रखा है। तो अब बीच वाला केस याद है आपको जरा, बीच वाला केस याद है, जब आप बीच में रखते थे तो कहाँ बनती थी, जब बीच में रखते थे तो आपकी इमेज कहाँ बनती थी, 2f2 के बियॉन्ड बनती थी। और बियॉन्ड बन के कैसे बनती थी, बड़ी बनती थी। तो क्या बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होनी चाहिए, इरेक्ट तो होगी नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड, और काफी बड़ी बनती थी। बड़ी मतलब मैग्नीफाइड। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी कौन लगा रहा है, सुरभि डी लगा रही है। सुरभि कहाँ ध्यान है। तो ऐसे देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है भाई, न्यूमेरिकल बहुत कम पूछता है आपसे। बस कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, केसेस आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए सारे केसेस इंपॉर्टेंट है। चलिए ये वाला देखिए भाई, इसका बताओ, गलत मत करना। Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real and enlarged image of the object? एक ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना चाहिए, एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने, ताकि अपने को एक रियल और एनलार्ज्ड इमेज मिले ऑब्जेक्ट की। सुरभि कह रही है झपकी लग गई थी, बहुत अच्छे। देखो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। अगेन बना लो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स बना लिया। ये हो गया आपके ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपके f1, ये हो गया 2f1, ये हो गया f2 और ये हो गया 2f2। क्या बोला देखो, टू गेट ए रियल एंड एनलार्ज्ड इमेज। देखो रियल चाहिए मेरे को, कैसी इमेज चाहिए, रियल चाहिए। रियल तो देखो सभी केस में मिलता है, एक केस को छोड़ के। एनलार्ज देखो कब मिलती है, सेम साइज की आपको कब मिलती है, जब 2f1 पे आप रखते हो तब सेम साइज की मिलती है। इससे आगे कहीं भी रखो आपको क्या मिलेगी, आपकी इमेज एनलार्ज्ड मिलेगी। ठीक है ना, कैसी मिलेगी, एनलार्ज्ड मिलेगी। बट f1 से आगे भी नहीं बढ़ सकते हो, f1 से आगे बढ़ोगे तो रियल नहीं रहेगी, वर्चुअल हो जाएगी। तो मतलब आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा भाई, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, at infinity, between the principal focus and twice the focal length, beyond twice the focal length। क्या आंसर होगा इसका, अनुभव डी बोल रहा है। देखो बियॉन्ड बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ रखोगे वो तो छोटी बनेगी ना, अपने को तो एनलार्ज चाहिए। अनुभव, रश्मि ए बोल रही है, देखो ट्वाइस द फोकल लेंथ मतलब 2f1 पे, यहाँ पे तो सेम साइज की बनेगी ना, एनलार्ज कहाँ मिल रही है, एनलार्ज मतलब बड़ी। बताओ क्या आंसर होगा। सुरभि बोल रही है सी, क्या सी आंसर हो सकता है क्या। अब देखो एलिमिनेशन करता हूं, है ना, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ट्वाइस द फोकल लेंथ रखते हैं तो अपने को पता है सेम साइज की मिलेगी, एनलार्ज नहीं मिलेगी। तो पहला केस तो हो नहीं सकता।
एट इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी रखूंगा तो मेरे को पता है पॉइंट साइज मिलेगी, एनलार्ज्ड नहीं मिलेगी। बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ, इसको देखते हैं। बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ, बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ, बियॉन्ड मतलब पीछे, ट्वाइस द फोकल लेंथ के पीछे रखोगे तो अपने को पता है छोटे साइज की मिलेगी या पॉइंट साइज मिलेगी, तो ये भी आपका नहीं होगा। नाउ देखो बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ, इस क्वेश्चन में ना एक्चुअली ये क्वेश्चन आपके आई थिंक गलत दिया है। नहीं नहीं, सही दिया भाई, सही दिया है। सॉरी सॉरी, प्रिंसिपल फोकस बोला ना। हाँ, देखो फोकस और आपके ट्वाइस द फोकल लेंथ इसके बीच में रखनी चाहिए ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही स्टेटमेंट हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा आपका, सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तो मतलब आप क्या कर सकते थे, इसको एलिमिनेशन से भी सोल्व कर सकते थे, ठीक है ना। बस आपको कंडीशन पता होनी चाहिए थी कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आपका लाई करेगा, इसीलिए मैंने बोले जितने भी केसेस है यार याद कर लो, वही एग्जाम में पूछते हैं। चलो ये वाला बताओ। If an object is placed at the focus of a convex lens, its image is, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हो, फोकस पे रख रहे हो, कॉन्वेक्स लेंस के वो भी, तो इमेज कहाँ बनेगी। तो ऐसे सिंपल भी आते हैं और आपको घुमा के भी पूछता है। आपको कैसे भी घुमा के पूछ लिया यार, आपको कैसे याद रखने हैं, फिर उसके हिसाब से अप्लाई करो चीजें। गलत मत कराना इस वाले चैप्टर में क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, देखो अगर फोकस पे रखोगे, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकस पे रखोगे तो अपने को पता है इनफाइनाइट पे बनेगा, है ना। इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा और इनफाइनाइटली लार्ज बनेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए इसका बताइए अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अपर्चर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज करेक्ट। अपर्चर की बात हो रही है। अपर्चर देखो, जैसे आपके मिरर में था ना, वैसे ही आपके क्या होता है, लेंस में भी अपर्चर होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपर्चर। ये जो चौड़ाई होती है ना, इसे इसको बोलते हैं अपर्चर। आपसे बोला है कौन सा करेक्ट है, बताओ जरा। इट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या मैंने कोई रिलेशन बताया था इसका किसी के साथ। अपर्चर का कोई भी रिलेशन बताया था मैंने, नहीं बताया था, तो फिर देख लो क्या आंसर होगा। देखो कोई रिलेशन नहीं बताया था मैंने अपर्चर का, है ना। ये ना तो आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता ना फोकल लेंथ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिपेंड नहीं करता इस पे। अब ये देखो, ये इनमें से ये आपके एनडी का क्वेश्चन है 2024 का। चार आपको इमेज फॉर्मेशन दी है, इनमें से कौन सी आपकी इमेज फॉर्मेशन है जो आपकी एकदम करेक्टली रिप्रेजेंट कर रही है रे डायग्राम को, बताओ। एलिमिनेशन से ट्राई करो। अच्छा मैंने बताया था क्या। नहीं नहीं, उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। ना उसी पहला वाला बनाते हैं। पहले वाले में देखो, फोकस से कोई रे निकल रही है, टकराने के बाद में पैरेलल हो जाती है ना ये रे। रूल्स याद करो। अगर कोई रे फोकस से आपके पास हो रही है, पहली बात तो ये देखो सारे लेंस है, फोकस से पास हो रही है, टकराने के बाद में पैरेलल होनी चाहिए थी, देखो पैरेलल नहीं हो रही है, तो ये तो हो नहीं सकता, रे डायग्राम पॉसिबल नहीं है पहला तो। दूसरा देखो, दूसरे वाले में देखो आपके ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2F पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है। अब देखो पहली रे आपकी कहाँ से निकल रही है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी सीधी चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी ये बाकी की रे देखो, कोई यहाँ से निकल रही है, कोई यहाँ से निकल रही है, कोई यहाँ से निकल रही है, पता ही नहीं है ना, तीन तीन फोकस थोड़ी हो सकते हैं। और हर बार निकल रही है तो देखो आपकी क्या हो जाती है, टकराने के बाद में पैरेलल हो जाती है, तो ये भी देखो लो को क्या कर रहा है, आपके खराब कर रहा है ना। तीन तीन फोकस थोड़ी होगी, तीन देखो अलग अलग जगह तीन रे आपकी टकरा रही है, और तीनों क्या हो रही है आपकी आगे जाके पैरेलल हो जा रही है, तो ये भी गलत है। तीसरा केस देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे निकल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे निकल रही है, टकराने के बाद में पैरेलल हो जा रही है, मैंने आपको पढ़ाया था फोकस से निकलनी चाहिए, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना 2F, तो फोकस से निकल के अगर टकराती तो पैरेलल हो जाती, तो ये भी क्या है आपका गलत है।
यहाँ पे देखो एकदम सही है, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पहली रे देखो ऑप्टिकल सेंटर से गई, सीधी सीधी निकल गई। बाकी की सारी रेस देखो आपके फोकस से पास हो रही है, और फोकस से पास होकर टकराती है तो अपने को पता है पैरेलल हो जाती है। तो ये एकदम सही रे डायग्राम आपके शो कर रहा है। तो ये लॉस पे बेस्ड आपके देखो रे डायग्राम पूछा था, आंसर इसका डी होगा, ठीक है ना। अब ये देखिए आपके पोलराइजेशन क्या होता है, मेनली दो ही टॉपिक आपके बचे हैं, है ना, 3 स्लाइड बची है। मतलब पोलराइजेशन देखो क्या होता है। पोलराइजेशन क्या होता है भाई, आपकी मान लो कोई भी लाइट रे है, ये देखो लाइट रे है ना, ये देखो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रही है, आपकी फैली हुई है ऐसे, यूनिफॉर्म नहीं है ना, अलग अलग डायरेक्शन में क्या आपकी फैली हुई है। अब अलग अलग डायरेक्शन में फैली हुई है, अब मैंने क्या लगाई, एक पोलराइजर आपका फिल्टर लगा है। इसके बाद में ये देखो आपकी क्या हो जाती है, ये वेव आपकी, इसका जो वाइब्रेशन हो जाता है ये आपके सिंगल लाइन में हो जाता है, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइज्ड वेव्स आर लाइट वेव्स इन विच द वाइब्रेशन अकर्स इन ए सिंगल प्लेन। वाइब्रेशन क्या होता है, आपके सिंगल प्लेन के अंदर होता है, ऐसा नहीं है किधर भी आपका वाइब्रेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है ना। पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव आपकी क्या करती है, शो करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं करती है। अब देखो लाइट मैंने बताया था, लाइट का आपका नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स, इसलिए देखो ये क्या करती है, पोलराइजेशन शो करती है। जबकि साउंड वेव याद करो आपके लॉन्गिट्यूडनल होती थी, तो मैंने बोला था कि आपके साउंड वेव वगैरह ये क्या नहीं शो करती है, पोलराइजेशन शो नहीं करती है, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनपोलराइज लाइट टू पोलराइज इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये अनपोलराइज लाइट को आप पोलराइज में कन्वर्ट करे इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है ना। जो डिवाइस यूज करते हो ना आप पोलराइजेशन के लिए, इसको बोलते हैं पोलराइजर। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं भाई आपके पोलराइजर, ठीक है ना। ओके, ये पोलराइजेशन ना आपके 3D फिल्म्स में यूज होता है भाई, 3D फिल्म्स में क्या होता है आपके यूज होता है, ठीक है। ओके, अच्छा लाइट आपकी वेव है, ये अपने को कैसे पता चला था, लाइट आपकी वेव नेचर की होती है, ये अपने को किससे पता चला था, ये पता चला था डिफ्रैक्शन से, याद रखना। किससे पता चला था, डिफ्रैक्शन से पता चला था, ठीक है ना। अब ये दो एग्जाम्पल देख लो आपके अगेन दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, दूसरा आपको क्या करना है, खुद से घर पे सोल्व कर लेना है, घर पे मतलब बाद में सोल्व कर लेना है यार, सिंपल सा है, ठीक है ना। जैसे ये वाला देखो, न्यूमेरिकल भी आ सकता है ना भाई एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। अब देखो कॉनकेव है, कॉनकेव की अपन फोकल लेंथ क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो एफ क्या हो जाएगा, -15, ठीक है। At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 सेंटीमीटर from the lens? अब देखो v की अगर बात करें तो ये कैसे बनाता है, कॉनकेव लेंस, याद करो ये बनाता था वर्चुअल, वर्चुअल मतलब इधर ही आपकी इमेज बनाता था, इधर बनाएगा तो क्या हो जाएगी, v भी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, है ना, तो ये आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। u अपने को निकालना है, अब u देखो अपने को पता है नेगेटिव होगा, बट एक बार u ही लेके चलो, एक बार u ही लेके चलो। फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v कितना होता है भाई, v होता है आपका -10, तो कितना हो जाएगा, -1/10। u अपने को देखो पता करना है, f देखो इधर लेके आओ, तो -1/f होगा, तो क्या हो जाएगा, 1/-15, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/u। नाउ सी यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, -1/10, और ये आ गया प्लस का 1/15 इक्वल्स टू 1/u, ठीक। इसको सोल्व करेंगे, देखो कितना आएगा, 30 एलसीएम आया, ये आपके -3 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/u। यहाँ से देखो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर देखो -1 आएगा, तो u की वैल्यू देखो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गई, -30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये तो u की वैल्यू आ गई। फाइंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, मैग्निफिकेशन बताना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था v/u। v कितना अपना -10 है तो -10 पुट करो, u कितना है -30 है तो -30 पुट करो, माइनस से माइनस कटा 1/3 आ गया, प्लस का 1/3 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एक तो देखो ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है मतलब इमेज क्या बनेगी, स्मॉल साइज्ड, स्मॉल साइज्ड बनेगी। और प्लस का मतलब मैंने क्या बताया था, प्लस का मतलब है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही बनती है, अपने को भी पता है इस केस में, तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो ऐसे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये ट्राई कर लेना, ठीक है ना, ये वाला एक क्वेश्चन ना ये ट्राई कर लेना। ओके, चलिए अभी इन न्यूमेरिकल इन क्वेश्चंस का आंसर बताओ जल्दी जल्दी, बताओ इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फिनोमिना सपोर्ट्स दैट लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। हाँ एनसीईआरटी में है सचिन ये। आंसर क्या हो जाएगा, कौन से पता चला अपने को कि लाइट क्या होती है भाई, आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव किससे पता चला, ये पता चला पोलराइजेशन से, पोलराइजेशन से पता चला ना भाई।
क्योंकि पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव शो करती है, और इसी ये पोलराइजेशन आपकी ये शो कर रही थी लाइट, तो पता चल गया ट्रांसवर्स वेव है। डिफ्रेक्शन से तो अपने को वेव नेचर पता चला। चलो ये वाला बताओ। अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इसको मारो गोली, इससे कंफ्यूज मत हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉर्मूला 1/f। आपको एक फॉर्मूला दे रखा है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, वेट सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। ये जो फॉर्मूला है, ये क्या सिर्फ स्पेरिकल मिरर पे लगता है कि स्पेरिकल लेंसेज पे लगता है, या फिर दोनों पे लगता है, या फिर ये फॉर्मूला ही पूरा गलत है? याद करो ये फॉर्मूला किसका होता था? इससे सिंपल क्या पूछेगा यार। ये फॉर्मूला किसका होता था? तो ये फॉर्मूला आपके मिरर पे अप्लाई होता है ना सिर्फ, क्योंकि लेंस वाले में तो अपन देख चुके हैं माइनस आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट अप्लाइज ओनली टू स्फेरिकल मिरर्स। तो ये ऐसा भी देखो क्वेश्चन आया एग्जाम में। फिर आता है आपके पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस देखो क्या होता है, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन, पावर ऑफ लेंस छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नाउ आपके चश्मे लगते हैं ना भाई, चश्मा किस किस को लगा हुआ है? किसी को लगा हुआ तो नहीं है ना। नाउ जो चश्मा लगता है उसका क्या होता है? पावर होता है। डॉक्टर आपको बोलता है ना इतना पावर का, भाई -10 का है। -10 का तो नहीं होता वैसे, -10 में तो आंखें आपकी भगवान को प्यारी हो जाएगी। -2 का है, -1 का है, -0.5 का है, या फिर प्लस का है। तो वही पावर अपन कैलकुलेट करने वाले हैं। पावर का देखो फॉर्मूला क्या होता है। पावर क्या दिखाता है? पहली बात तो ये डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस दिखाता है, कि जो लाइट रेज है ना आपकी आंखों में एंटर करने वाली है, कोई भी मान लो आपका ग्लास है, लेंस है, वो उस लाइट को कितना बेंड कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। जितनी ज्यादा पावर उतना ज्यादा वो क्या कर सकता है? उसको बेंड या फिर आपके डेविएट कर सकता है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस देखो आपका कन्वर्जिंग होता है, तो ये क्या करता है? कन्वर्जेंस का काम करता है ना। मतलब कॉन्वेक्स लेंस की जितनी ज्यादा आपकी क्या होगी भाई, पावर होगी, वो उतना ज्यादा क्या करेगा? बेंड करेगा, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस की जितनी छोटी फोकल लेंथ होगी ना, शॉर्ट फोकल लेंथ, बेंड द लाइट रेज बाय लार्ज एंगल। तो ये आपके लाइट रेज को क्या करता है? उतनी ज्यादा एंगल से आपके बेंड करता है जितनी कम फोकल लेंथ होगी, जितनी कम फोकल लेंथ होगी, ठीक है ना। दूसरा देखो कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस देखो आपका उल्टा होता है, इसमें क्या करते हैं? डेविएट करते हैं। कॉनकेव लेंस जनरली आपके किसको लगता है भाई? कॉनकेव तो आपको लगता है, और कॉन्वेक्स क्या लगता है? जनरली बूढ़ों को लगता है ना। कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस क्या करता है? उल्टा काम करेगा, ये डेविएट का काम करेगा, है ना। तो इसकी जितनी ज्यादा, जितनी छोटी फोकल लेंथ उतना ज्यादा क्या करेगा? हाई डाइवर्जेंस करेगा, उतनी ज्यादा आपकी क्या करेगा? डेविएट करेगा। अब ऐसा देखो होता क्यों है? पावर का एक्चुअल में फॉर्मूला होता है 1/f। क्या होता है फॉर्मूला? 1/f। एफ यहाँ पे किस में होना चाहिए? आपके मीटर्स के अंदर। किस में होना चाहिए? मीटर्स के अंदर। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में एफ सेंटीमीटर में दिया है, तो आप फॉर्मूला ये यूज कर लेना 100/f। एक्चुअली ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, इसमें बस है ना आपको एफ फिर मीटर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेंटीमीटर में दे तो ये यूज कर लेना, मीटर में दे तो ये यूज कर लेना, ठीक है ना। तो देखो जितनी ज्यादा आपकी छोटी क्या होगी? एफ की वैल्यू होगी, उतनी बड़ी ओवरऑल वैल्यू होगी ना। इसीलिए देखो जितनी कम आपकी फोकल लेंथ, उतना ज्यादा आपकी क्या करेगा? बेंड करेगा, मतलब उतनी ज्यादा क्या होगी? आपकी पावर होगी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? डायप्टर होती है। यूनिट क्या होती है? डायप्टर। अब कॉन्वेक्स अगर लेंस की बात करें तो अपने को पता है भाई, मिरर हो चाहे आपके कुछ भी हो, लेंस की बात करेंगे अपन, पावर तो भाई लेंस की होती है, क्योंकि तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर भी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। वही कॉनकेव में देखो फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होती है तो पावर भी क्या आती है? आपकी नेगेटिव आती है, ठीक है ना। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव से ये भी पता लगा सकते हो पावर से, कि वो कॉनकेव लेंस के लिए या फिर कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है ना। ओके। अच्छा यहाँ पे ध्यान से सुनिए, एक और चीज आपके एग्जाम में पूछते हैं काफी बार। एक और चीज आपकी क्या करते हैं? एग्जाम में पूछते हैं, वो देखो क्या पूछते हैं। कभी कभी वो क्या करते हैं? आपके लेंसेस को क्या करते हैं भाई? आपके अटैच कर देते हैं। ये मान लो आपका पहला लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरा मान लो मैंने क्या कर दिया? आपके कॉनकेव ले लिया। तीसरा मान लो आपके अगेन मैंने क्या ले लिया? कॉन्वेक्स ले लिया। चौथा भी मान लो मैंने क्या ले लिया? कॉन्वेक्स ले लिया। आपको बोलेगा मैंने सबको क्या कर दिया? अटैच कर दिया, एक के बाद में एक, मतलब एक के आगे एक लगा दिया। इसका पावर मान लो P1 है, इसका मान लो P2 है, इसका मान लो P3 है, इसका मान लो P4 है। तो इनकी जो ओवरऑल पावर होगी ना, टोटल पावर होगी, ये पी किसके बराबर होगी? इनका आपका एल्जेब्रिक सम। बस ध्यान रखना साइन के साथ ऐड करना है। जैसे ये अपने को पता है कॉन्वेक्स हो गई तो पावर पॉजिटिव हो गई तो +P1। ये अपने को पता है नेगेटिव हो गई तो -P2। ये पॉजिटिव हो गई तो पॉजिटिव लेंगे, ये पॉजिटिव हो गई तो पॉजिटिव लेंगे। समझ गए ना। तो ऐसे क्या कर देना, अपने को सम कर देना है वैल्यू निकालने के लिए, टोटल पावर निकालने के लिए,
ठीक है, ओके, क्लियर। अब देखो मान लो कभी आपके दो लेंस ऐसे क्या कर दिए, अटैच कर दिए, ये पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है, कॉन्वेक्स है दोनों के दोनों। इसकी फोकल लेंथ मान लो f1 है और इसकी मान लो फोकल लेंथ आपकी f2 है। आपसे बोले कि इन दोनों के मिला के टोटल पावर निकालो, तो टोटल पावर क्या हो जाएगी, पावर देखो कैसे निकालोगे, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/f1, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/f2, तो P1 प्लस P2 हो गया ना आपके। तो यहाँ से देखो एलसीएम लोग के सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप चाहो तो दो के लिए क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है ना, ओके। अब ऐसे ही देखो अगर आपके लेंसेज ऐसे कनेक्ट किए जा रहे हैं, अगर मान लो पहले वाले का मैग्निफिकेशन M1 है, दूसरे वाले का M2, तीसरे वाले का M3 मैग्निफिकेशन, तो जो टोटल नेट मैग्निफिकेशन बनेगा ना, ये कितना बनेगा, M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू सबका क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है, सिंपल सी बात है ना, ऐसे आपके चलता जाएगा, ओके, ठीक है। फिर आपके बात आती है भाई पेरिस्कोप की। पेरिस्कोप देखा किसी ने, ऐसा होता है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप देखा है क्या किसी ने कि नहीं देखा है, हाँ जी, पेरिस्कोप देखा है क्या। अब देखो पेरिस्कोप आपके ऐसा होता है, सपोज करो आपकी हाइट क्या भाई छोटी है, या फिर आप क्या देखने चाहते हो, नीचे कुछ चीज देखना चाहते हो, सबमरीन में जैसे यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आपकी आंख मान लो, इसमें तो देखो उल्टा सीन है, आपको मान लो आपको नीचे की साइड कुछ चीज देखनी है, तो जब आप यहाँ से देखोगे ना, इसके अंदर क्या लगाए जाते हैं, आपके दो मिरर लगाए जाते हैं, ऐसे ऐसे दो मिरर लगाए जाते हैं। और ये जो मिरर होते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, देखो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और यहाँ पे जो जिस एंगल पे लगाए जाते हैं ना, वो कितना होता है, 45 डिग्री। तो जब आप देखते हो ना, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की लाइट ऐसे टकरा के इसमें टकरा के फिर क्या आ जाएगी, आपको दिखाई देगी। तो ऐसा क्या होता है आपके सबमरीन में यूज किया जाता है, जैसे ये मान लो सबमरीन है, ठीक है। अब सबमरीन में देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये मान लो पानी के अंदर है सबमरीन, तो मान लो आपके बाहर ऐसे कोई बोट है आपके, आपको देखनी है, तो क्या होगा, बोट ये देखो ऐसे इससे लाइट गुजरेगी, यहाँ पे टकराएगी मिरर के, वापस नीचे जाएगी, यहाँ पे टकराएगी, फिर आपको, आप क्या करोगे, अंदर बैठ के देख सकते हो। ऐसा आपके क्या होता है, सबमरीन में भी यूज होता है, ठीक है ना। वहां पे बस आपकी जो टेक्नोलॉजी वगैरह यूज होती है वो काफी एडवांस है, इससे काफी अच्छा है, ओके। तो एक पेरिस्कोप क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑब्जर्वेशन ओवर अराउंड और थ्रू एन ऑब्जेक्ट ऑब्स्टेकल और कंडीशन दैट प्रिवेंट्स डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन ऑब्जर्वर्स करंट पोजीशन। तो पेरिस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको देखने के लिए क्या करता है भाई, हेल्प करता है। अगर मान लो आपका जो विजन है वो किसी ने क्या कर दिया है, किसी ऑब्स्टेकल ने या फिर किसी कंडीशन ने क्या कर दिया, आपके ब्लॉक कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो, उसके हेल्प से देख सकते हो। इसके अंदर देखो होता क्या क्या है, एक तो आउटर केस होता है, दो आपके मिरर होते हैं, दोनों आपके 45 डिग्री पे क्या होते हैं, आपके एंगल पे होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों मिरर कौन से होते हैं, आपके प्लेन मिरर होते हैं, आपके क्या होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं, ठीक है भाई, ओके। बोथ मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देखो दोनों एक दूसरे से पैरेलल होते हैं बट 45 डिग्री पे होते हैं। ये किस लॉ पे काम करता है पेरिस्कोप, देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम कर रहा है ना, देखो सिंपल रिफ्लेक्शन हो रहा है आपके। ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स पेरिस्कोप भी होता है जिसके अंदर आपके मिरर की जगह क्या यूज किया जाता है, प्रिज्म यूज किए जाते हैं, दो प्रिज्म 45 डिग्री पे। ये किस पे वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको लॉ याद रखनी है और याद रखना है क्या क्या यूज होता है। अच्छा बनाया था क्या स्कूल में, स्कूल में तो काफी कुछ बनाया होगा यार। चलो नेक्स्ट देखो, अब इनके आंसर बताओ जल्दी जल्दी, एकदम स्पीड के साथ बताओ यार अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस विल बेंड द लाइट रेज थ्रू लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल से आपके कौन सा बेंड करेगा, सिंपल सा है ये तो, जिसका जितना ज्यादा पावर वो उतना ज्यादा बेंड करेगा। बताओ क्या आंसर हो जाएगा। देखो मैंने बताया जिसकी जितनी ज्यादा पावर वो उतना ज्यादा क्या करेगा, बेंड करेगा। तो लेंस विथ पावर प्लस 2.5, क्योंकि इसकी पावर देखो सब में सबसे ज्यादा है, साइन से तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना अगर बेंडिंग की बात करें तो। चलो ये वाला बताओ, which one among the following is the correct focal length of combination of lenses power 2.5 and -2 diopter। देखो एक लेंस है जिसकी पावर आपके प्लस 2.5, एक लेंस है जिसकी पावर है -2.5, दोनों को कंबाइन करने के बाद में जो फोकल लेंथ बनेगी वो फोकल लेंथ बताइए कितनी होगी। इजी सा क्वेश्चन है, पहले तो दोनों का कंबाइन पावर निकाल लो, पावर पता है तो फिर फोकल लेंथ निकाल लो।
क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा है ना, पहले दोनों का पावर निकालो। एक्यूमुलेट पावर कितनी हो जाएगी? +2.5 -2.0, टोटल कितनी आ जाएगी? 0.5 डायोप्टर आ गई आपकी। अब फोकल लेंथ निकालनी है, देखो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। फोकल लेंथ, अब देखो ये डायोप्टर के अंदर है, अपने को मीटर में निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f जब मीटर में निकालना हो। ये दिया है 0.5, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/f। f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1/0.5। पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, देखो 2 टाइम घटेगा, कितना आ गया? 2 मीटर आपका आंसर आ गया, तो +2 मीटर, है ना। साइन देखो दे रखा है ना, यहाँ पे माइनस दे रखा है और यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, तो मतलब प्लस है। साइन तो दे रखा है ना विवेक। चलिए नेक्स्ट देखिए, साइन तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इसका बताओ अभी। सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। अब टू डायोप्टर बोला है आपको, कोई साइन नहीं दिया, तो मतलब सिंपल सी बात है, प्लस आपका क्या होगा? साइन होगा। क्या आंसर हो जाएगा? देखो, टू कॉन्वेक्स लेंस है विथ पावर, टू डायोप्टर आर केप्ट इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। देखो दोनों की पावर आपकी 2 डायोप्टर है ना, तो कितना हो जाएगा टोटल? टोटल हो जाएगा आपके 4 डायोप्टर प्लस का 4 डायोप्टर। द फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस सिस्टम इज, फोकल लेंथ पूछिए आपसे, तो पावर इक्वल्स टू 1/f होता है। ये 4 है और ये आपका क्या? 1/f। f की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी? 1/4, दैट इज 0.25 मीटर प्लस का, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो ये बताओ अभी, इन ए पेरिस्कोप द टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट parallel to each other, perpendicular to each other, at an angle of 60 degree with each other, at an angle of 45 degree with each other. तो क्या होते हैं? at an angle of 45 degree with each other. डी होगा क्या? बताओ, इसमें आंसर डी होगा क्या? आपको ये बोलना है कि दोनों प्लेन मिरर कैसे रखे जाते हैं? पैरेलल टू ईच अदर रखे जाते हैं, ठीक है ना। देखो, आपका मिरर 45 डिग्री पे रखा जाता है, बट वो एक दूसरे के तो पैरेलल होते हैं ना, एक दूसरे के देखो ऐसे पैरेलल होते हैं। पेरिस्कोप में ये 45 डिग्री पे रखे जाते हैं, तो अगर ऐसा पूछते ना कि पेरिस्कोप में आपके प्लेन मिरर किस एंगल पे रखा जाता है, तो 45 डिग्री। अगेन एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है यार, 10 सेंटीमीटर में दिया है, इस बार देख लो, सेंटीमीटर में दिया है, तो वो वाला फॉर्मूला यूज करके डायोप्टर में पावर निकालो। क्या आंसर हो जाएगा? पावर कैसे निकालते हैं इस केस में? 100/f। 100 बाई क्या हो जाएगा? 10, दैट इज 10 डायोप्टर, है ना। आंसर हो जाएगा सी। अगेन देखो एक सिंपल सा और लल्लू सा क्वेश्चन, पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर एनडी का क्वेश्चन है। सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे, पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 100/25, दैट इज प्लस का 4 डायोप्टर, कोई साइन नहीं दिया तो प्लस मानेंगे। ये है आज का लास्ट स्लाइड, ठीक है ना, लास्ट स्लाइड इन द सेंस इसके बारे में कुछ पढ़ने वाले नहीं। ओके, नाउ देखो, टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, सिंपल एंड कंपाउंड पेरिस्कोप, ये तीन टॉपिक और देख लो। इस बार भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था और मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाता हूँ मैं चीजें, एक्स्ट्रा आपकी इसीलिए पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको बेसिक सीडीएस वालों को तो बेसिक नॉलेज रखना है, बाकी एनडीए वालों को सब कुछ ध्यान रखना है, ठीक है ना। नाउ टेलीस्कोप क्या होता है भाई? टेलीस्कोप देखो, टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस इन विच लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज गैदर्ड एंड फोकस्ड बाय लेंसेज, कर्व्ड मिरर्स और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसके अंदर क्या करते हैं अपन? दूर की चीजें देखते हैं भाई टेलीस्कोप के अंदर, है ना, जैसे आपकी स्पेशल चीजें हो गई, ठीक है। अब इसमें ना आपके ध्यान रखना, दो क्या होते हैं आपके? दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, एक को बोलते हैं अपन आई पीस, ठीक है ना, और जो दूर वाला होता है ना, इसको बोलते हैं, जिसमें से ऑब्जेक्ट देखते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आंख आपकी इस साइड होगी, ऑब्जेक्ट आपका इस साइड होगा, ठीक। दोनों के दोनों आपके कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ये याद रखना। इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। मैग्निफिकेशन देखो कितना होता है आपका, ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज की कोई ना कोई फोकल लेंथ होगी, इसको बोला एफ ओ। क्या बोला? एफ ओ।
और आपका आईपीस का भी देखो कुछ ना कुछ आपका क्या होगा, फोकल लेंथ होगा, इसको बोलते हैं एफ ई। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई। ये हमेशा आपके एक से बड़ा होता है, कितना होता है, एक से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। फिर देखो दूसरा ऐसे ही होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। देखो टेलीस्कोप तो छोटा डिवाइस है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप से आप क्या देखते हो, यूनिवर्स में चीजें वगैरह होती है वो चीजें देखते हो आप, है ना, जैसे कि स्टार वगैरह हो गए। ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इसमें बस एक ही चीज एक्स्ट्रा होती है, ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप दैट यूजेस थ्री लेंसेज टू क्रिएट एन इरेक्ट इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। इसमें आपके क्या होती है, तीन लेंस होते हैं, तीसरे लेंस को बोलते हैं इरेक्ट आपका लेंस बोलते हैं, है ना, अभी आपको दिखाऊंगा। इसमें देखो एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, जैसे पिछले में था, ये सबसे बड़ा होता है। एक होता है इरेक्टिंग लेंस, इसके ध्यान रखना फोकल लेंस सबसे छोटी होती है, और एक होता है आई पीस लेंस जो सबसे छोटा होता है। अगेन देखो तीनों के आपके कॉन्वेक्स हैं, ठीक है। अब इसमें देखो मैग्निफिकेशन कितना होता है आपके, इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना कितना होता है, एफ नोट डिवाइडेड बाई एफ ई। देखो पिछला जैसा ही है, मल्टीप्लाई, देखो फॉर्मूला क्या है, एफ नोट डिवाइडेड बाई एफ ई, ये तो पिछली बार वाला ही हो गया, प्लस ब्रैकेट के अंदर है वन प्लस डी बाई एफ ई। अब एफ ई तो देखो आपको पता है ना, आपके आई पीस का फोकल लेंथ। डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आपका क्या होता है, कितना होता है वैसे, किसी को पता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, तो ये ध्यान रखना आपका कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ओके। प्लस का 25 सेंटीमीटर होता है, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये होती है डी की वैल्यू यहाँ पे, ओके ठीक है ना, या फिर आपको क्वेश्चन में भी वैल्यू दे सकता है ये। इसके बाद में आता है फाइनली आपका सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप देखो आपके कहाँ यूज होता है भाई, डॉक्टर वगैरह जो आपके साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, माइक्रोब्स वगैरह, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जिनके स्टडी करते हैं वो इनका यूज करते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप आपके क्या करता है, एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज करता है। वहीं कंपाउंड वाला आपके क्या करता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आईपीस यूज करता है, जिसको ओकुलर लेंस भी बोलते हैं। अगेन दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों आपके कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है ना, दोनों के दोनों क्या होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। यहाँ पे मैग्निफिकेशन आपका स्पेशल है। देखो ये है आपके क्या भाई, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये मान लो आपके क्या है, आई पीस। ये बन गया आपके क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ना, इन दोनों के बीच में दूरी है, ये मान लो कैपिटल एल है, कितनी है, कैपिटल एल, ठीक। इसका जो मैग्निफिकेशन होता है ये होता है, ये जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्टिव लेंस के आपकी फोकल लेंथ मल्टीप्लाई वन प्लस डी बाई एफ ई, वही वन प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एल इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, ये ट्यूब की लेंथ होती है। तो अगर देखो आप क्या करोगे, एल इंक्रीज करोगे तो आपका मैग्निफिकेशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि देखो एल बढ़ेगा तो आपका एम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये रिलेशन याद रखना, ठीक है ना, ओके। अब बस क्वेश्चन है, देख लो भाई क्वेश्चन जल्दी जल्दी। क्या लगता है आज आज में कंप्लीट हो जाएंगे क्या इतने क्वेश्चन, वैसे बच्चे तो कम ही है अब। बताओ इसका आंसर। अच्छा एक चीज और, ये और देख लेना भाई, लाइट वाला बच गया है ना। लाइट शोज सेवन कलर्स व्हेन फॉल एन ऑयल सरफेस ड्यू टू इंटरफेरेंस। देखो ऑयल सरफेस पे जब आपकी लाइट गिरती है ना, तो सेवन कलर दिखाता है बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, ओके। ऐसे ही आपके सोप बबल्स में होता है। इंटरफेरेंस एक नेचुरल फिनोमेना है दैट हैपेंस व्हेन टू और मोर लाइट वेव्स ओवरलैप। जब ए दो या दो से ज्यादा लाइट क्या करती है, ओवरलैप करती है। अब इंटरफेरेंस भी देखो दो टाइप का होता है आपका, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव देखो कब होता है, ये मान लो आपकी एक वेव है, ठीक है ना, और ऐसे मान लो आपकी एक दूसरी और वेव है इसके ऊपर ऐसे, तो ये दोनों कंस्ट्रक्ट होके मतलब सेम फेज में होके ऐसे क्या बना लेता है, बड़ी बना लेता है। और डिस्ट्रक्टिव में मान लो आपकी ये एक वेव है, और एक एकदम इसके उल्टे ऐसे क्या है, आपकी वेव है, तो ये क्या बन जाएगी, ऐसे छोटी छोटी आपकी वेव बन जाएगी। चलो ट्राई करते हैं जितने होते हैं, इसका आंसर बताओ अभी। सुरभि बोल रही है मेरे को बार बार झपकी आ रही है, ऐसे झपकी नहीं आनी चाहिए सुरभि, अभी तो एग्जाम का टाइम आ गया है, नींद उड़ाने का टाइम आ गया है अभी तो। तो माइक्रोस्कोप में भी ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेस, है ना, ओके। मिरर तो देखो होता ही नहीं है,
कॉनकेव लेंस आपके होता नहीं है, तो आंसर क्या होगा? 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। चलो ये वाला बताओ। टेलीस्कोप से न्यूमेरिकल पूछा है ना। टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या होता था? ये होता था एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई, है ना। मैग्निफिकेशन आपको ऑलरेडी दे रखा है 25। कितना दे रखा है? 25। आपको क्या दे रखा है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एफ ओ दे रखा है आपको 50। आपसे फोकल लेंथ पूछिए आई पीस की। आई पीस की देखो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 25। कितनी हो जाएगी? 50 डिवाइडेड बाई 25, दैट इज 2 सेंटीमीटर। ऐसे इजी न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ये वाला बताओ। Light of uniform intensity impinges perpendicularly on a totally reflecting surface. If the area of the surface is out, the radiation force on it will become. ये देखो मैंने नहीं पढ़ाया आपको, ये यहाँ पे समझ लेना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है ना, ये बराबर होती है आपकी एनर्जी डिवाइडेड बाई एरिया इंटू टाइम। किसके बराबर होती है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इक्वल्स टू होती है एनर्जी डिवाइडेड बाई एरिया इंटू टाइम। तो बताओ अभी क्या आंसर होगा इसका? नाउ सी, अब इंटेंसिटी देखो आपके एरिया की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर देखो एरिया आप हाफ कर दोगे ना, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। एरिया क्या कर दोगे? आप हाफ कर दोगे, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी? डबल हो जाएगी, 2i हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डबल। ठीक है ना। ये भी देखो मैंने नहीं पढ़ा है लेजर, ये बार बार एग्जाम में फुल फॉर्म इसकी पूछी है, तो ध्यान रखना। लेजर किसके लिए स्टैंड करता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये कम आपके उसके करंट अफेयर्स में भी आपके क्या था? काफी यूज में था। लेजर आपके कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस करने के लिए क्या आता है? काम आता है। चलो अब इजी इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ। टफ क्वेश्चन एकदम लास्ट में है। इनमें से कौन सा लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है? लुमिनस नहीं है मतलब खुद की लाइट नहीं है। नाउ सी, सन, प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, ये तो तीनों स्टार है, खुद की लाइट है। और जुपिटर है, वो क्या? प्लेनेट है, प्लेनेट की खुद की लाइट नहीं होती है। रे ऑफ व्हाइट लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिसपे क्या करती है? व्हाइट लाइट आपके स्ट्राइक करती है। ऑल द कलर्स आर रिफ्लेक्टेड, द सरफेस वुड अपीयर। सारे कलर आपके रिफ्लेक्ट कर देती है। नाउ सी, अगर आपके सारे कलर रिफ्लेक्ट कर देगी, है ना। देखो व्हाइट लाइट आपकी कितने कलर से बनी होती है? 7 कलर से बनी होती है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। अब देखो 7 कलर्स इसके ऊपर क्या हुए? आपके टकराए हैं, और सारे के सारे इसने अगर रिफ्लेक्ट कर दिए, तो आपको सारे के सारे दिखेंगे ना। सारे के सारे आपको पता है व्हाइट लाइट ही होती है, तो आपको कैसा दिखेगा? अगेन व्हाइट ही दिखेगा। ठीक है ना, आपको व्हाइट ही दिखेगा। चलो ये वाला देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुमिनस ऑब्जेक्ट? सीएपीएफ 2019। कौन सा लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है? जल्दी। कौन सा नहीं है? अगेन सिंपल सा आपके, है ना। मून। मून की देखो खुद की लाइट नहीं है। कैंडल की खुद की लाइट है, इलेक्ट्रिक लैंप की खुद की लाइट है, सन की खुद की लाइट है, बट मून की खुद की नहीं है। साउंड एंड लाइट वेव्स आर। सीडीएस 1 2023 का क्वेश्चन है। इजी सा, जल्दी से बता दो। अब साउंड क्या होता है आपके? लॉन्गिट्यूडनल होता है, वही। लाइट क्या होता है आपके? ट्रांसवर्स होता है। आंसर क्या हो जाएगा? अगेन ए हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? अपने को किससे पता चला है कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब जैसे लाइट हो गया, इसका जो नेचर होता है वो वेव नेचर होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो देखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पता चला था ना अपने को, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगेन सिंपल सा था। The radius of curvature of the faces of a double convex lens are 10 centimeter and 20 centimeter. The refractive index of the glass is 1.5. What is the power of this lens in units of diopter?
अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एनडीए में पूछा है, वो भी देखो 2017 में। उसके बाद में ये न्यूमेरिकल आपके नहीं पूछा है, और ये हाई क्लास का पूछा है। सीडीएस वालों को इसमें अपनी नींद नहीं उड़ानी है, ठीक है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं एनडीए वालों को बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आपके एक और फॉर्मूला होता है, एनडीए वाले स्टूडेंट सुन लेना बस, सिर्फ सिर्फ इसको। 1/f इक्वल्स टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू 1/r1 -1/r2, ठीक है। अब देखो, एक आपको क्या बोला है, कॉन्वेक्स लेंस बोला है, जिसकी क्या दी है आपको, दो कॉन्वेक्स लेंस से मिलके बनाया ना ये। इसके आपको क्या दिया भाई, दो कर्वेचर दिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एक तो देखो आपको कितनी दी है, 10 दी है, और एक आपको कितनी दी है, 20 दी है। एक 10 दी है और एक क्या दी है आपको, 20 दी है, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करो, आप क्या निकाल लो, एफ निकाल लो। एफ निकल जाएगा तो पावर निकल जाएगा, है ना। तो देखो यू म्यू कितना अपना 1.5 है, तो 1.5 मैंने पुट कर दिया। 1/r1, R1 देखो कितना है, 10 है। R1 कितना अपना, 10 है, प्लस का 10। और ये देखो इधर अपन मेजर करेंगे तो R2 आपका कितना है, R2 आपका -20, वैल्यू पुट करो। तो 1/10 माइनस माइनस 20, तो आंसर देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 0.5 मल्टीप्लाई, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, नीचे से देखो एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। ये 2 टाइम जाएगा और ये 1 टाइम जाएगा, प्लस आ जाएगा ना, क्योंकि तो यहाँ से देखो कितना आ गया, 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, ये आ गया 3 आपके, 3 कितना आ जाएगा भाई, कितना आएगा, 3/20 आएगा। अब एक मिस्टेक अपन ने कर दी है इसमें, ये सेंटीमीटर में दिए थे, अपने को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी क्या निकलेगी भाई, पावर निकलेगी। देखो यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एक यहाँ पे क्या कर लेना, चेंज कर लेना, सिंपल सा। यहाँ पे ना नीचे इसको तो लिख लो +0.2, और ये क्या हो जाएगा 0.1। पॉइंट हटाओगे तो ये 0 आया, ये पॉइंट हटाए 0 आया। तो अब देखो यहाँ से एलसीएम लेके वापस सॉल्व कर लो, 2, ये देखो 20 टाइम, ये आपका क्या आ जाएगा 10 टाइम। तो आंसर कितना आ गया, 30/2, ठीक है। यहाँ से देखो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 15/2। ये आ गई आपके पास 1/f की वैल्यू। और 1/f ही अपने को पता है क्या होता है, पावर होता है। तो ये पावर की वैल्यू कितनी आ गई, +7.5 आ गई, +7.5 डायोप्टर। तो ये एनडी के अंदर पूछा, आपके सीडीएस के अंदर ऐसा न्यूमेरिकल नहीं पूछा है, तो दिमाग मत खराब करना, एनडी वाले ध्यान रखना। एक और देख लो ये वाला, जल्दी से बताओ इसका आंसर। टू थिन कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। आर सेपरेटेड बाई ये डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इन एयर। इन दोनों को आपके सेपरेट किससे कर रखा है, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस से कर रखा है एयर के अंदर। द कॉम्बिनेशन विल हैव द फोकल लेंथ, तो इस कॉम्बिनेशन के आपकी फोकल लेंथ कितनी होगी। अब यहाँ पे भी, ये भी एनडी वाले ध्यान रखना, सीडीएस वाले नहीं, याद रखना। इसको रख सकते हो सीडीएस वाले। देखो कभी आपको ऐसे बोल देना कि बीच में कुछ फिल कर दिया, जैसे यहाँ पे एयर कर दिया 4 सेंटीमीटर का। आपको देखो पहली फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। दूसरी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 8 सेंटीमीटर। और ये आपको डिस्टेंस अगर देते जैसे कि, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। मान लो कोई दो लेंस है, कोई आपकी क्या भाई, दो लेंस है, ठीक है ना। और इनके बीच में मान लो दूरी कितनी आपकी डी है, ओके। और इसका मान लो फोकल लेंथ f1 है, इसका मान लो f2 है। तो इनकी जो टोटल फोकल लेंथ होती है ना, इसका फॉर्मूला होता है 1/f1 + 1/f2 माइनस डी डिवाइडेड बाई f1 इंटू f2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। f1 की वैल्यू देखो कितनी है, 4 है, तो ये आ जाएगा 1/4। इसकी कितनी है, 8 है, तो 8 आ गया। डी देखो 4 है, ये कितना आ जाएगा, 4 × 8, 4 × 8। 4 से देखो 4 कट गया। अब ये 1/8 आएगा, 1/8 से 1/8 कट कट जाएगा। 1/f की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। कितनी आ गई, 1/4। अपने को फोकल लेंथ पूछी थी, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। अगर कभी भी ऐसे डिस्टेंस दे देना आपको बीच में, तो आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है। अगर डिस्टेंस ना दे तो डायरेक्टली क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है ना, जो अपन ने पहले सीखा था। चलो ये न्यूमेरिकल है, इसका आंसर बताओ। इजी सा है, पिछली क्लास में पढ़ा आपने, देख के डरो मत, बहुत सिंपल है ये वाला। बोला सीता, जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, हाइट कितनी दी है, 1.5 मीटर।
स्टैंड्स बिफोर ए प्लेन मिरर फिक्स्ड ऑन ए वॉल टू व्यू हर फुल इमेज, उसको अपनी पूरी तस्वीर देखनी है। व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर सो दैट सीता कैन व्यू हर फुल इमेज। तो मिनिमम आपकी उस मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए कि वो अपनी पूरी इमेज देख सके। तो मैंने आपको बताया था हाइट का क्या होना चाहिए, कम से कम आधा होना चाहिए। हाइट का आधा मतलब 0.75 मीटर, है ना। चलो ये वाला बताओ, अभी अभी इजी इजी है सारे के सारे। ये वाला बताओ। क्या आंसर हो जाएगा? देखो स्फेरिकल मिरर, फॉर्मूला रिलेटिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, इमेज डिस्टेंस वी, एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ मिरर मे बी अप्लाइड टू ए प्लेन मिरर व्हेन। प्लेन मिरर पे कब अप्लाई कर सकते हो? सिंपल सी ना, आपको प्लेन मिरर की भाई फोकल लेंथ पूछी आपसे, और कुछ नहीं पूछा इस क्वेश्चन में कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है। तो कितनी बताई थी मैंने फोकल लेंथ आपको प्लेन मिरर की? कितनी बताई थी? इन्फिनिटी बताई थी। बस आपको ये पूछा है, बस घुमा के पूछा है देखो, है ना। आपको पूछा है प्लेन मिरर की फोकल लेंथ बताओ। ए लेडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। देखो एक औरत है, वो क्या खड़ी है आपके एक प्लेन मिरर से 1 मीटर दूर खड़ी है। 1 मीटर दूर मतलब 100 सेंटीमीटर दूर, यहाँ खड़ी है। सी वॉक 60 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर, वो 60 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर चली जाती है। मतलब अब वो कितनी दूरी पे खड़ी है? 40 सेंटीमीटर दूरी पे खड़ी है, क्योंकि 60 सेंटीमीटर तो पास आ गई ना। द डिस्टेंस ऑफ हर इमेज नाउ फ्रॉम हर सेल्फ। अब उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी इमेज आपको पता है, मैंने बताया था, जितनी वो आगे खड़ी होगी उतनी पीछे इमेज बनेगी 40 सेंटीमीटर पे, है ना। 40 सेंटीमीटर पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो इसकी खुद की इमेज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 80 सेंटीमीटर। इजी सा क्वेश्चन था ये वाला। देखो, इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस इज +2 देन द इमेज इज। बताओ +2 का मतलब क्या है? इतना ही पूछा है बस आपको। +2 का मतलब बताइए भाई। +2 का क्या मतलब होगा? हाँ जी। तो प्लस का मतलब क्या होता है अपने? प्लस का मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो रियल वाले कट कर दो, रियल वाला देखो एक ये है, एक रियल वाला ये है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट होना चाहिए। एंड 2 का मतलब तो 1 से बड़ा हो गया ना, मतलब बड़ी होगी ये, तो लार्जर होगी, तो आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इमेज बनाएगी, उसके बारे में कौन सा सही नहीं है? इट इज ऑफ सेम साइज एज दी सब्जेक्ट, ये तो सही है, सेम साइज की होती है। लेटरली इन्वर्टेड होती है, ये भी सही है। रियल इमेज होती है, ये भी सही है। इट इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट। कौन सा गलत है? एक गलत है। रियल इमेज होती है क्या? रियल नहीं होती है ना, वर्चुअल होती है। ओके, रियल में थोड़ी मिलती है। चलो नेक्स्ट देखो, ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 50 दिया है, तो मतलब फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इज यूज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। देखो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर मतलब फोकस पे रखा हुआ है, सिंपल सी बात है ना। देखो कॉनकेव मिरर है आपके, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट आपके फोकस पे ही रखा है ना। देखो अपने को पता चल गया ना इससे कि फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रखा है। देखो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रखा है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो पोजीशन ऑफ द इमेज बताइए कहाँ होगी? ये देखो फोकस हो गया आपके कितनी दूर? 25 सेंटीमीटर। और ये आपका क्या हो गया? कर्वेचर हो गया। ये कितना होगा? यहाँ से 50 सेंटीमीटर होगा। तो आपसे पूछा है इमेज की पोजीशन बताइए कहाँ पे होगी।
याद करो जब फोकस पे रखते थे तो इमेज कहाँ बनती थी, इनफाइनाइट। तो इसको देखो सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। ये वाला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक ए कॉन्वेक्स लेंस। देखो लेंस बनाना है भाई, लेंस में आप कोई ओपेक चीज थोड़ी यूज कर सकते हो जैसे एल्यूमिनियम। तो ये तो एकदम ही लल्लू क्वेश्चन था, सीएपीएफ में पूछा। ग्लास यूज कर सकते हो, सफायर यूज कर सकते हो, एक तरीके का आपका क्या है, मैं आपका वो है, क्या बोलते हैं यार उसको, डायमंड जैसा होता है ये, है ना। और वाटर आपकी यूज कर सकते हो, वाटर को फ्रीज करके एकदम कंप्लीटली। ए नॉन स्फेरिकल साइनिंग स्पून कैन जनरली बी कंसिडर्ड एज। नॉन स्फेरिकल साइनिंग स्पून को क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं अपन? नॉन स्फेरिकल बोला आपको। देखो स्पून ऐसे होती है आपकी। अब ये वाला पार्ट तो देखो आपके क्या होता है, स्फेरिकल होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, प्लेन। इस पार्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो पार्ट है इसको अपन क्या कंसिडर कर सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं अपन प्लेन मिरर। क्या कर सकते हैं, प्लेन मिरर, ठीक है ना। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फॉर्म बाय ये प्लेन मिरर इज, अगेन वही सेम क्वेश्चन है। क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, सात ही क्वेश्चन बचे बस छोटे छोटे। इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। देखो कॉनकेव मिरर की बात हो रही है अगेन। अपन ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, पोल के और फोकस के बीच में रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इमेज इज करेक्ट। ये तो एक्सेप्शनल वाला केस हो गया, जिसमें इमेज क्या बनती है, वर्चुअल बनती है ना। इमेज विल बी वर्चुअल, नॉट करेक्ट पूछा है, वर्चुअल तो होगी। और बड़ी भी बनती है, ये भी सही है। द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी थोड़ी बनेगी। द इमेज विल बी इरेक्ट, देखो वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, बट इन्फिनिटी पे नहीं बनेगी ना, इन्फिनिटी पे नहीं बनती है। हाँ सुर भी लगता है, सो गई। ये वाला देखो, द फॉलोइंग फिगर शोज द इमेज ऑफ ए क्लॉक इन ए प्लेन मिरर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टाइम। देखो ये आपकी एक सीएपीएफ ने क्वेश्चन पूछा था, एक आपको मिरर दी हुई थी, ये रीजनिंग का भी मान सकते हो, साइंस का भी मान सकते हो। इसमें ना आपको एक ऐसे टाइमिंग दी हुई थी, ये 12 बज गया, ये आपके 6 बज गया, ये आपके 9 बज गया, ये आपके 3 बज गया। और टाइमिंग कुछ ऐसे दी हुई थी, छोटा वाला सुइया इधर था, 2 के पास में था, ठीक है, 2 के पास में था। और आपका बड़ा वाला कहाँ पे था, 6 पे था। बड़ा वाला कहाँ पे था, 6 पे। 6 पे नहीं था, 7 पे था, सॉरी 7 पे था। ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। आपसे पूछा इसका मिरर इमेज बताइए क्या होगा। तो मैं इसके लिए एक सिंपल सी शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी ऐसे मिरर इमेज पूछ लेना तो आप क्या करना, आप टाइम पता कर लेना कि टाइम कितना हुआ है। जैसे यहाँ पे कितना टाइम आपके 2:35 हो रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको माइनस कर देना इसको 11 घंटे और 60 मिनट से। किससे कर देना है, 11 घंटे 60 मिनट से, जिसका भी आपको मिरर इमेज पूछ ले। तो यहाँ से देखो, अगर मैं 2 घंटे 35 मिनट माइनस करूंगा तो ये तो 25 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 925। सिंपल सी बात है, ये रीजनिंग में भी पढ़ा है मैंने। अब ये इस बार की क्वेश्चन है, देख लो जरा, सिंपल सिंपल है। ये बताओ, अभी सीडीएस का इस बार का क्वेश्चन है, CDS 1 2025, जल्दी बताओ। अब देखो जैसे ये वाला है, इफ योर इमेज appears to be erect no matter how far you stand from a mirror, the mirror is likely to be। अब जल्दबाजी में क्या कर देते हो, ऐसे क्वेश्चन में आप गलती कर देते हो, जल्दबाजी में क्या कर देते हो, गलती कर देते हो। जैसे यहाँ पे कर रहे हो आप लोग ए लगा के, ए थोड़ी होगा इसका आंसर, डी होगा ना यार। नाउ सी, अगर प्लेन मिरर है तो अपने को पता है हमेशा क्या बनने वाली है, वर्चुअल इरेक्ट बनने वाली है ना। इरेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे वर्चुअल बनेगी वहां इरेक्ट बनेगी, तो ये तो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट देगा। कॉन्वेक्स भी तो याद करो, दो केस बनते थे, मिरर की बात हो रही है, दोनों केस में क्या बनता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। तो ये भी आप कहीं भी खड़े हो जाओ, कॉन्वेक्स भी आपको वर्चुअल इरेक्ट देने वाला है, तो दोनों आपके पॉसिबल है ना।
जल्दबाजी में आंसर मत किया करो, चारों सोच लिया करो। सिंपल भी देखो गलत कर देते एग्जाम में, इतना पढ़ने के बाद भी। दूसरा देखो ये आया था इस बार, ये भी सीडीएस का है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप? हाँ, लेंस होता तो आपके कौन के होता। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस। अगेन इजी सा है। ये देखो ये एनडीए का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपके सीडीएस में आए थे, बाकी एनडीए में आए थे। एनडीए 1 2025। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, देखो इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा है, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। कॉन्वेक्स में देखो दो ही केस बनते हैं, एक तो अपन इन्फिनिटी पे रखते हैं और एक इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं, है ना, मतलब कुछ डिस्टेंस पे। वो अब कुछ डिस्टेंस वाला केस दिया आपको, तो इमेज कहाँ बनती थी और कैसी बनती थी बताओ? कहाँ बनती थी इमेज? कहाँ बनती थी आपके फोकस एंड पोल के बीच में, बिहाइंड द मिरर, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था ना। बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में कहाँ बनता है भाई? कौन सी दुनिया में जी रहे हो अभी भी, ये भी गलत कर रहे हो। सी लगाने वालों ये भी गलत कर रहे हो। और वो भी फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर कहाँ बनता है? बिहाइंड द मिरर बनता है ना। इतना तो दिमाग लगा लो। बिहाइंड द मिरर बनता है, फ्रंट कैसे बना दिया? ये भी बना के दिखाना पड़ेगा क्या अभी? कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। इसमें याद करो, एक तो इन्फिनिटी पे केस होता था, तब तो फोकस पे बनता था पॉइंट साइज, और एक कुछ डिस्टेंस पे, मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते थे, तब आपका यहाँ बनता था, याद करो, यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में। तो बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बताओ। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन कार्बन सल्फाइड एंड वैक्यूम इज एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, तो बताओ क्या होगा? नाउ सी, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो इसमें तो देखो स्पीड आपकी कैसी होगी कार्बन सल्फाइड, सोच के देखो, बताओ आंसर। देखते हैं आप लोगों का दिमाग है कि नहीं है, आईक्यू जीरो है कि कुछ है, कुछ हो सकता है उसका। बताओ जरा। नाउ सी, कार्बन सल्फाइड है, ये तो एक मीडियम हो गया ना। और वैक्यूम आपका भाई, इसके अंदर अपने को पता है स्पीड मैक्सिमम होगी, और कोई मीडियम के अंदर अपने को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो वाई की वैल्यू क्या होगी भाई? वाई देखो, वैक्यूम में स्पीड है, तो वैक्यूम में क्या होगी, आपकी स्पीड ज्यादा होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, आज का लास्ट क्वेश्चन है। When a light ray passes through from air to water with a non-zero angle, the ray will be, देखो नॉन जीरो एंगल है, कहां से कहां जा रहा है? एयर से वाटर, तो बताओ आंसर क्या होगा? नाउ सी, एयर से कहां जा रही है भाई?
वाटर मतलब रेयरर से डेंसर जा रही है, और नॉन जीरो एंगल है, नॉन जीरो एंगल है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल अपने को पता है बेंड हो जाएगी, है ना। तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगेन देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। इसी के साथ क्लास होती है आपकी खत्म। एक सेटिस्फेक्शन तो मिल गया होगा कि क्लास खत्म हो गई, अब कल आराम से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है जी। हाँ टाइमिंग देख के डर जाएंगे। हाँ कल आपका रिवीजन टास्क आएगा, ऑब्वियसली आएगा सुधांशु। होगा होगा, डोंट वरी विवेक, 40 प्लस तो आराम से हो जाएंगे, इतनी भी टफ नहीं आएगी। टफ आएगी तो वो सबके लिए आएगी। जो बाकी सब्जेक्ट्स बताए ना, आज की स्ट्रेटेजी देख लेना एक बार एनडीए वाली। जो बाकी सब्जेक्ट बताए वो भी प्रिपेयर करना। अभी 50 दिन है अपने पास। चलिए फिर यार, अभी खाने का टाइम हो गया यार, आज एंड करना पड़ेगा सेशन। ओके। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद। कल मिलते हैं, कल करते हैं बात, परसों सॉरी।